तो कहानी को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जो है मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। तो ये कहानी एक ऐसे बंदे के बारे में है जो अपनी माँ के साथ खुशी से रहा करता था, लेकिन एक दिन किसी दरिंदे ने उसकी माँ को मार डाला, जिसके बाद उसने तय किया कि वो दरिंदे को मार डालेगा। अब कहानी की स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो हारुटा नाम के लड़के को बोलती कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुमसे ही शादी करूंगी। हारुतो बोलता है ठीक है, मैं भी तुमसे ही शादी करूंगा। अब इसी उम्मीद को लेके यहाँ पे हारुतो अब बड़ा हो चुका होता है और वो एक बस में बैठा होता है, लेकिन जो बस होती है उसका जो है यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है और इसमें हारुतो मर जाता है। जिसके बाद जो हारुतो की सोल होती है वो यहाँ पे रियो नाम की एक बॉडी में रिकानेट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे रियो की सोल भी इसी के अंदर ही होती है। हारुतो की सोल बोलती कि आखिरकार ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे तो अभी मर जाना चाहिए था, आखिरकार मैं जिंदा कैसे हूँ। तभी कुछ बंदे यहाँ पे आ जाते हैं और ये रियो को देख के बोलते कि तुम अभी तक जिंदा हो, हमें लगा कि तुम बुखार के मारे अब तक मर चुके हो। जिसके बाद ये बंदे बैठ जाते हैं और यहाँ पे खाना निकाल रहे होते हैं। यहीं पे रियो देख के बोलता है क्या ये बंदे मुझे खाने के लिए देंगे, क्योंकि पूरे 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। तभी एक बंदा बोलता है कि रियो तुम फटाफट बाहर चले जाओ और नहा लो, क्योंकि तुम्हारे अंदर से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही है। फिर जो रियो होता है वो बाहर आ जाता है और यहाँ पे जो बेरिस होते हैं उनको तोड़ के खा रहा होता है और यहाँ पे ये याद करता है कि कैसे ये अपनी माँ के साथ बड़े आराम से रहा करता था। इसकी मम्मी कहा करती थी कि तुम बिल्कुल अपने जो है फादर पे गए हो। रियो कहता है कि मेरे पिता बचपन में ही मर गए थे और यहाँ पे मेरी मदर को उस दरिंदे ने मार डाला था, अब मुझे उसको मारना है और मैं सिर्फ उसी के लिए जिंदा हूँ। तभी यहाँ पे कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं और ये बोलती हैं क्या तुमने यहाँ पे जो राजकुमारी है उनको देखा हुआ है। तो रियो मना कर देता है। तभी एक लड़की आगे आती है और वो अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करती है और चारों तरफ अपनी पावर को फैला देती है ताकि वो राजकुमारी के ओरा को पकड़ सके। यहीं पे हम रियो की स्पिरिचुअल पावर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा होती है और कोई भी इसको नहीं देख पा रहा होता है। यहीं पे कैस्टिलिया नाम की एक लड़की रियो को कुछ पैसे देती है और ये बोलती कि इससे तुम जो है खाना खा लेना, और इसके बाद वो लोग चले जाते हैं। अब रियो पैसे पाके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये यहाँ पे फटाफट भाग के अपने जो है घर में जा रहा होता है और जैसे यहाँ पे आता है एक बंदा रियो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इसका जो हमला होता है वो पैसे वाली पोटली पे लग जाता है, जिससे पोटली टूटती है लेकिन इसे कुछ नहीं होता। तभी रियो साइड में देखता है और ये देखता है कि इस बंदे ने यहाँ पे जितने बंदे थे उन सभी को मार डाला है। फिर रियो जो होता है अपनी स्पिरिचुअल पावर को यहाँ पे जे जगा लेता है और सीधा इस बंदे से भिड़ने के लिए आ जाता है और उसको उठा के पटक देता है और जो बंदा होता है वो बेहोश हो जाता है। तभी रियो को एक आवाज आती है और रियो उस आवाज के पास जाता है और वहाँ पे एक लड़की बंदी होती है और ये लड़की वही राजकुमारी होती है जिसको वो लड़कियां ढूंढ रही थी। अब राजकुमारी अपने आसपास देखती है और ये देखती कि बहुत सारे जो बंदे हैं वो मरे हुए हैं। ये देख के राजकुमारी बेहोश हो जाती है। अब रियो राजकुमारी को बाहर लेके आता है, लेकिन यहाँ पे लड़कियों को लगता है कि रियो ने ही उस राजकुमारी को किडनैप किया है और लड़कियां उसे जो है थप्पड़ मार देती हैं। लेकिन जो रियो होता है ये बोलता है कि तुम लोग गलत समझ रहे हो। तो यहाँ पे लड़कियां बोलती कि हमें उसका नहीं पता है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। जब तक ये बात क्लियर नहीं हो जाती कि तुमने राजकुमारी को पकड़ा था कि नहीं पकड़ा था, जब तक तुम यहाँ पे कैद में रहोगे। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि रियो को पकड़ के यहाँ पे बांधा गया होता है और यहाँ पे जो रियो होता है वो कह रहा होता है कि मैंने कुछ नहीं किया। तभी जो चार्ल्स होता है ये बोलता है कि देखो बच्चे, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी जो गलतियां हैं उनको जो है मान लो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और चार्ल्स रियो को मारना स्टार्ट कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम राजकुमारी को देखते हैं जो यहाँ पे होश में आ जाती हैं और राजकुमारी बोलती कि आखिरकार मुझे यहाँ पे कौन लेके आया। जिस पे लड़कियां कहती कि आपको एक लड़के ने किडनैप कर रखा था और वो आपको लेके बाहर भाग रहा था, लेकिन हमने जो है उसको पकड़ लिया और उसको जो है कैद खाने में डाल दिया। तो यहाँ पे राजकुमारी बोलती कि नहीं, उसी लड़के ने मेरी जो है जान बचाई है। फिर लड़कियां जल्दी से रियो के जो है पास जा रही होती है। नेक्स्ट सीन हम चार्ल्स को देखते हैं जिसने रियो को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मार रखा होता है और ये और भी ज्यादा मार रहा होता है इसको। तभी जो लड़कियां होती है वो यहाँ पे आ जाती हैं और ये सब देख लेती हैं। जो चार्ल्स होता है वो यहाँ से भाग जाता है क्योंकि ये एक निर्दोष बंदे को इतना मार रहा होता है। नेक्स्ट सीन में रियो जागता है और वो देखता है कि उसके सामने जो कैस्टिलिया है वो जो है बैठी होती है और रियो यहाँ पे अपनी चोटों को देखता है जो हील हो चुकी है।
तो यहाँ पे कैस्टिलिया से पूछता है क्या तुमने मेरी चोटों को हील किया है, जिसपे कैस्टिलिया कहते कि हाँ। तो रियो कहता है क्या तुम मुझे जो हीलिंग मैजिक है वो सिखा सकती हो। तो यहाँ पे कैस्टिलिया कहते कि तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत लो, यहाँ पे जो महाराज है वो अपनी गलती को मानते हुए तुम्हें जो रॉयल एकेडमी में भेजेंगे और तुम्हारी जो फीस है वो भी महाराज भरेंगे और तुम वहाँ पे पढ़ के बहुत सारी जो चीजें हैं उनको जो है सीख सकते हो। हीलिंग स्पेल नहीं, तुम बाकी जो स्पेल है वो भी जो है सीख सकते हो। नेक्स्ट सीन में रियो जो होता है महाराज के पास आ जाता है और महाराज बोलते हैं कि हमें माफ करना क्योंकि आपने मेरी बेटी की जान बचाई थी और आपको ये सब जो है झेलना पड़ा, लेकिन इसकी भरपाई में हम आपको जो रॉयल एकेडमी है उसमें जो है भेज रहे हैं, आप उसमें रह के पढ़ाई कर सकते हो। रियो जो है महाराज को थैंक यू बोलता है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो कैस्टिलिया होती है वो रियो को रॉयल एकेडमी में ले आती है और कैस्टिलिया रियो से पूछती है क्या तुम्हें पढ़ना और जो लिखना है वो आता है। तो रियो बोलता है कि नहीं, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो कैस्टिलिया बोलती है कोई बात नहीं, स्कूल के बाद मैं तुमको एक्स्ट्रा क्लास दूंगी और तुमको पढ़ना और लिखना सिखा दूंगी। रियो कैस्टिलिया को थैंक यू बोलता है। नेक्स्ट सीन में जो रियो होता है वो क्लास में आ जाता है। कैस्टिलिया बोलते कि बच्चों ये जो हमारा नया स्टूडेंट है। अब रियो सभी को जो है हेलो बोलता है, लेकिन यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो रियो को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं और रियो भी इस बात को समझ जाता है। फिर रियो चुपचाप से अपनी जगह पे बैठ जाता है और कैस्टिलिया पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर बाद इनकी जो क्लास होती है वो खत्म हो जाती है। क्लास खत्म होने के बाद जो रियो होता है वो कैस्टिलिया के पास जाता है और यहाँ पे कैस्टिलिया जो है बाहर आती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम दरवाजा क्यों पीट रहे हो, तुम बाहर नहीं देख सकते कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं बिजी हूँ, क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता। तो यहाँ पे रियो बड़े प्यार से बोलते हैं कि हाँ मुझे पढ़ना नहीं आता। अब कैस्टिलिया को थोड़ी सी शर्म आ जाती है और ये बोलते हैं ठीक है चलो अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें पढ़ना सिखा देती हूँ। जिसके बाद रियो भी अंदर आ जाता है और यहाँ पे रियो देखते कैस्टिलिया का पूरा रूम जो होता है बिखरा होता है। कैस्टिलिया बोलती कि मुझे माफ करना, मेरा जो रूम है वो थोड़ा गंदा है, रुको मैं इसे अभी जो है साफ कर लेती हूँ। और कैस्टिलिया किताबों को उठाना स्टार्ट कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में कैस्टिलिया और रियो यहाँ पढ़ाई कर रहे होते हैं। यहाँ पे कैस्टिलिया जो होती है रियो को कुछ सम देती है और ये उसे सोल्व कर देता है। कैस्टिलिया बोलती कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें पढ़ना नहीं आता है। तभी जो हारुतो की स्पीड होती है ये बोलती कि सवाल मेरे लिए पहले से ही आसान है क्योंकि मैंने ये सब कॉलेज में पढ़ रखा है। कैस्टिलिया कहते कि तुम सही में काफी कमाल के हो। रियो बोलते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सभी जो होते हैं तलवारबाजी कर रहे होते हैं और यहाँ पे जो रियो होता है वो अपने मास्टर के साथ तलवारबाजी कर रहा होता है और रियो काफी अच्छी तलवारबाजी कर रहा होता है और ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि हारुतो को पहले जो तलवारबाजी है वो जो सिखाई गई होती है उसके ग्रैंडपा द्वारा। अब इसी तरह रियो यहाँ पे इस एकेडमी में 1 साल बिता लेता है और यहीं पे रियो टेस्ट दे रहा होता है और रियो टेस्ट में भी काफी ज्यादा अच्छा कर रहा होता है। तभी जो हारुतो की स्पिरिट होती है वो यहाँ पे अपनी जो पुरानी दोस्त है उसको जो है याद कर रहा होता है और इसी लड़की ने हारुतो से वादा किया था कि वो इससे जो है शादी करेगी। यहीं पे जो रियो होता है ये बोलता है कि आखिरकार ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मुझे किसकी याद आ रही है। नेक्स्ट सीन में हम रियो का रिजल्ट देखते हैं जो यहाँ पे टॉप मार चुका होता है। अब रियो को टॉप देख के सभी जो नॉवेल्स के बच्चे होते हैं वो गुस्सा हो रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में टीचर कहते कि देखो यहाँ पे मैंने 4 बच्चों को चूज किया है जो रॉयल जो कैनाइट है वो बनने के काबिल हैं और अब जो है वो आगे आएंगे और टॉप स्टूडेंट में हमारा जो रियो होता है वो भी होता है। अब रियो का नाम सुन के सही बंदे बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो रहे होते हैं। एक लड़का बोलता है क्या ये बेवकूफ भी हमारे साथ जो है पार्टिसिपेट लेगा। तो यहाँ पे इसके मास्टर बोलते कि देखो रियो ने ये सब चीजें जो है अपनी मेहनत से कमाई है, इसलिए मैं इसे पूरा जो है मौका दूंगा। नेक्स्ट सीन में रियो की मास्टर बोलती कि रियो वैसे तुम अब काफी बड़े हो चुके हो, तुम्हारी जो हाइट है वो भी जो मुझसे बड़ी हो चुकी है। कैस्टिलिया बोलती कि वैसे तुमने यहाँ पे काफी जो अच्छे नंबर है वो जो है लिए थे अपने जो है टेस्ट में और तुम एक टॉप स्टूडेंट भी बन चुके हो। फिर ये कहते कि जैसे ही मैं स्कूल का काम पूरा हो जाएगा मैं यहाँ पे कोई कैनाइट नहीं बनूंगा, मैं एक एडवेंचरर बनूंगा और यहाँ से जो है चला जाऊंगा। अब ये सुन के कैस्टिलिया जो होती है थोड़ा सा उदास हो जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो, तुम यहीं पे रहो, अगर तुम चले जाओगे तो आखिरकार मुझे चाय बना के कौन देगा। लेकिन जो रियो होता है वो कैस्टिलिया की बिल्कुल भी बात नहीं मान रहा होता है। अब कैस्टिलिया का मन तो नहीं होता लेकिन वो कहती है ठीक है तुम जा सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि रियो का जो मैच होता है वो होने वाला होता है। यहीं पे जो अनाउंसमेंट होता है ये बोलता है कि अभी जो मैच है वो स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट सीन में जो रियो होता है वो मैच के लिए तैयार होता है। तभी उसके साइड में जो लड़का होता है वो बोलते है कचरे तुम कितना भी ट्राई कर लो तुम नहीं जीत पाओगे। लेकिन जो रियो होता है वो इसकी बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रियो का जो मैच होता है
वो चार्ल्स से हो रहा होता है। अब रियो और चार्ल्स यहाँ पे जो फाइटिंग है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। चार्ल्स जो होता है रियो पे काफी खतरनाक जो अटैक होता है वो कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो रियो होता है फिर भी चार्ल्स को हरा देता है। चार्ल्स बोलता है कि मुझसे जो तलवार है वो जो फिसल गई है, अभी जो है मुझे एक रीमैच चाहिए। अनाउंसमेंट करने वाला बंदा बोलता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने यहाँ पे इतने छोटे बच्चे पे इतने खतरनाक अटैक किए, अब हार गए हो तो यहाँ पे जो है बहाने बना रहे हो, चुपचाप से निकल जाओ और इससे माफी मांग लो। जिसके बाद चार्ल्स होता है ये बोलता है कि मुझे माफ कर देना रियो, और ये बोलने के बाद चार्ल्स गुस्से में निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चार्ल्स जो होता है रीस से बात कर रहा होता है और ये बोलता है कि मुझे उस लड़की को जो है बर्बाद करना है। रीस बोलता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत लो, हम लोग जो रियो है उसे जो है बर्बाद कर देंगे। यहीं पे हम कैस्टिलिया को देखते हैं जो यहाँ पे बच्चों कह रही होती कि तुम लोग अभी अपना जो मैजिक है वो दिखाओ, जिसके बाद मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि तुम्हें अपने मैजिक की जो पावर है वो कैसे बढ़ानी है। तभी एक स्टूडेंट बोलता है कि वैसे यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको मैजिक करना नहीं आता, और ये रियो की बात कर रहा होता है, लेकिन जो रियो होता है वो इससे कुछ भी नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन में बच्चे अपने मैजिक को करके दिखाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे कैस्टिलिया कहते हैं ये काफी अच्छा था, अब मेरी बारी है। फिर कैस्टिलिया अपने जो मैजिक है उसे जो है करके दिखाती है, और यहाँ बच्चे जो होते हैं मैजिक देख के काफी खुश हो जाते हैं, और रियो को भी ये सब देख के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग एक जगह पे खड़े होते हैं। तभी जो अल्फोंस होता है ये बोलता है कि देखो यहाँ पे हमें जो है जंगल से बाहर निकलना है, लेकिन टीचर ने जो रास्ता बताया है वो जो है थोड़ा लंबा है, मैं इससे छोटा रास्ता जानता हूँ, हम लोग उससे बड़े आराम से जो है निकल सकते हैं। तभी एक लड़की बोलती क्या सही में जो यहाँ पे शॉर्टकट है वो लेना ठीक रहेगा, और इस सभी को बोलती कि टीचर ने जिस रास्ते से हमें जाने को बोला है हमें उसी रास्ते से जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लड़की की कोई बात नहीं मानता, जिसकी वजह से लड़की को चुप हो जाना पड़ता है। तभी एक लड़का रियो को बोलता है कि तुम हमारा जो सामान है वो उठा लो, तो रियो बोलता है ठीक है। फिर यहाँ पे जो रियो होता है वो जो होता है सामान उठा के इनके जो है पीछे पीछे आ रहा होता है। तभी यहाँ पे बहुत सारे जो गोबलिंग्स होते हैं वो आ जाते हैं, तो सभी स्टूडेंट जो होते हैं अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे जो गोबलिंग्स हैं उनको जो है हरा देते हैं, और गोबलिंग्स को हराने के बाद ये सभी काफी खुश होते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे चल के यहाँ पे डेड एंड आ जाता है। सभी बच्चे अल्फोंसो को बोलते कि बताओ अब मैं कहाँ से जाना है। यहाँ पे अल्फोंसो कुछ बोले उससे पहले यहाँ पे बहुत सारे जो गोबलिंग्स होते हैं वो आ जाते हैं। अब गोबलिंग्स को देख के बच्चे जो है काफी यार डर जाते हैं, और यहाँ पे एक बच्चे का धक्का राजकुमारी को लग जाता है और राजकुमारी पहाड़ से नीचे गिर रही होती है। लेकिन तभी रियो स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करता है और वो राजकुमारी को ऊपर जो है रख देता है, लेकिन खुद पहाड़ के नीचे जो है गिर जाता है। अब सभी बच्चों को लगता है कि जो रियो है वो जो है मर गया है। तभी यहाँ पे एक लड़की जो होती है गोबलिंग्स के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है, और जो गोबलिंग्स है वो मरने स्टार्ट हो जाते हैं, और राजकुमारी उन बंदों को हील कर रही होती है जिनको चोट लगी होती है। यहीं पर रियो सोचता है कि आखिरकार मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर का जो इस्तेमाल है वो कैसे किया। मैं ऊपर से जो है नीचे गिर रहा था, लेकिन एकदम से मैं रुक गया और यहाँ पे जो है सेफली उतर गया। यहीं पे राजकुमारी को काफी बुरा लग रहा होता है और ये बोलती कि हमें रियो को नीचे ढूंढने जाना चाहिए, लेकिन बच्चे बोलते कि नहीं वो तो मर चुका होगा इसलिए हमें अभी चलना चाहिए। तभी एकदम सिंह के सामने बहुत बड़ा जो मॉन्स्टर होता है वो भी जो होता है आ जाता है। मॉन्स्टर को देख के ये सभी बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं, जिसके बाद जो मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पे बच्चों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। अब ये देख के राजकुमारी और ज्यादा डर जाती हैं। यहीं पे जो मॉन्स्टर होता है वो राजकुमारी के ऊपर हमला करने वाला होता है। राजकुमारी बहुत ज्यादा डर जाती हैं, लेकिन तभी जो रियो होता है वो बीच में आ जाता है और मॉन्स्टर से फाइटिंग करना स्टार्ट कर देता है, और जो मॉन्स्टर होता है वो भी जो होता है रियो के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन रियो उसके हमले से बच जाता है और सीधा उसकी जो मुंडी है उसे जो है काट के अलग कर देता है। तभी रियो देखता है कि यहाँ पे जो बाकी बच्चे हैं वो भी आ रहे हैं। रियो बच्चों को देख के फटाफट यहाँ से जो है भाग जाता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में रीजर को देखते हैं जो यहाँ पे रियो को देख रहा होता है और ये बोलते कि इस बच्चे में जरूर कुछ ना कुछ तो खास बात है, इसने इतने बड़े मॉन्स्टर को इतनी जल्दी हरा दिया। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो बंदे होते हैं ये बोलते कि जो रियो है उसी की गलती है, उसी की वजह से ये सब हुआ है, उसे यहाँ पे देखते ही मारने का जो हुक्म जारी कर दिया जाए। जो रियो है वो जो एक देशद्रोही है। तभी नेक्स्ट सीन में हम कैस्टिलिया को देखते हैं जो यहाँ पे बड़ी उदास बैठी होती है और वो रियो के बारे में सोच रही होती है। तभी वो देखती कि रियो उसके साइड में आ चुका है और सीधा रियो को गले लगा लेती है और ये रियो से पूछती कि तुम ठीक तो हो ना। रियो बोलते कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे जल्दी ही यहाँ से जो है निकलना होगा। जिस पे टीचर बोलती कि बिल्कुल सही, यहाँ पे जो बंदे हैं वो जो है तुम्हें मारने के लिए भी ढूंढ रहे हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। वैसे इसका मतलब यही है ना कि हम लोग दोबारा नहीं मिलेंगे।
तो रियो बोलते कि नहीं, हम लोग मिलेंगे, अगर आप चाहें तो मुझे जो लेटर है वो जो है लिख सकती हैं, लेकिन आप लेटर के ऊपर हारुतो नाम का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि लोगों को पता ना चले कि मैं अभी तक जो है जिंदा हूँ। जो कैस्टिलिया होती है ये बोलती कि ठीक है, मैं यही जो है करूंगी, वैसे तुम अब यहाँ से निकल के कहाँ पे जाओगे। तो रियो बोलते कि मेरी माँ की आखिरी इच्छा ये थी कि मैं अपने जो होम टाउन है वहाँ पे जाऊँ, इसलिए मैं यहाँ से निकल के अपने जो होम टाउन है वहाँ पे जो है जाऊँगा और वहाँ पे जाके जो मेरे माता पिता हैं उनके बारे में पता लगाऊंगा और मैं उस बंदे के बारे में ही पता लगाऊंगा जिस बंदे ने मेरी जो है माँ को मारा है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। कैस्टिलिया बोलते कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं अब तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। रियो बोलते कि आपने पहले ही मेरी काफ़ी हेल्प कर रखी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बोलने के बाद जो रियो होता है वो यहाँ से निकल जाता है। यहीं पे हम रियो को देखते हैं जो बहुत तेजी से यहाँ पे जा रहा होता है अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके। तभी रियो एक टाउन में पहुँचता है और ये तय करता है कि ये कुछ समय इस टाउन में ही रहेगा और रियो यहाँ पे जो टाउन है उसके अंदर आ जाता है। फिर टाउन के अंदर रियो घूम रहा होता है, तभी यहाँ पे एक बंदा उसको बुलाता है और ये बोलता है क्या तुम नूडल्स खाना चाहोगे। तभी हारुतो की स्पीड बोलती कि जापान में मैंने काफी नूडल्स खाए हैं, लेकिन यहाँ के नूडल्स कैसे होंगे ये मुझे नहीं पता है। फिर जो रियो होता है वो उसके पास आता है। बंदा बोलते कि देखो, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तुम फ्री में भी खा सकते हो एक बाउल। तो यहाँ पे रियो बोलता है कि आप बिल्कुल चिंता मत लीजिए, मेरे पास जो है पैसे हैं, आप मुझे एक जो बाउल है वो दे दीजिए। फिर ये बंदा इसको एक बाउल खाने को जो है दे देता है। रियो जो होता है यहाँ पे इसको खाता है और इसको जो है बहुत ज्यादा ये जो है अच्छा लगता है। और रियो खाने के बाद बोलता है ये काफी टेस्टी है, क्या तुम मुझे मेरे सफर के लिए भी इसको जो है पैक कर सकते हो। जिसपे बंदा बोलता है कि मुझे माफ करना, मेरे पास ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है कि मैं इसे पैक कर दूं, लेकिन जब तुम आगे जाओगे तो वहाँ पे तुमको एक शॉपिंग मॉल मिलेगा, तुम वहीं से जो इसको खरीद सकते हो। नेक्स्ट में जो रियो होता है वो शॉपिंग मॉल में चला जाता है। तभी यहाँ पे एक लेडी आ जाती है और रियो को घुमा रही होती है। रियो जो होता है अपने पसंद के जो सामान होता है उनको जो है ले लेता है। नेक्स्ट में रियो चाय पी रहा होता है और वो लेडी को बोलता है क्या मैं यहाँ से एक लेटर जो है लिख सकता हूँ। लेडी बोलती कि हाँ तुम यहाँ से लेटर लिख सकते हो। फिर जो हारुतो है वो कैस्टिलिया के लिए एक चिट्ठी लिखता है यहाँ पे जो हारुतो नाम से। फिर नेक्स्ट सीन में हम रियो को देखते हैं जो यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने एक लड़की जो है गिरी होती है। तो रियो उसको उठाने जाता है तो वो लड़की सीधा रियो के ऊपर हमला कर देती है। इसके बाद रियो और वो लड़की यहाँ पे जो फाइटिंग है वो करना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे जो रियो होता है स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके जो लड़की है उसके सारे हमले को डॉज कर रहा होता है और रियो सीधा यहाँ पे उस लड़की को पकड़ता है और उसे उठा के जो है पटक देता है और जो लड़की होती है वो जो होती है यहाँ पे नीचे गिर जाती है। फिर रियो उसके ऊपर बैठ जाता है और उसको बेहोश कर देता है। लेकिन तभी रियो नोटिस करता है कि उसके गले में जो गुलामों वाली चेन है वो है। तो रियो यहाँ पे अपने मैजिक से उस गुलामों वाली जो चेन है उनको जो है तोड़ देता है। फिर हमें इसका पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये लड़की भी दूसरे वर्ल्ड से रिकानेट होके यहाँ पे आ गई थी, लेकिन ये एक बीस्ट गर्ल बनी थी और इस लड़की का नाम लतीफा होता है। लतीफा यहाँ पे अपने गले में चेन को नोटिस करती है जागते ही। तभी ये देखती कि यहाँ पे एक लड़का कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, लेकिन यहाँ पे ये इसको बिल्कुल गुलामों की तरह ही ट्रीट करता है। फिर नेक्स्ट सीन में लतीफा यहाँ पे होश में आ जाती है। रियो ने उसके जो हाथ हैं उनको जो है बांध दिया होता है और रियो पूछता है कि बताओ आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पे मारने की कोशिश क्यों करी। लतीफा कहती है कि मुझे ये करने के लिए किसी ने कहा था। रियो बोलते किसने। फिर लतीफा कहती है कि मैं उसका नाम नहीं जानती और ये उसका हुलिया जो है बताने लग जाती है। फिर रियो कहता है ठीक है मैं समझ गया, जिसके बाद रियो लतीफा को जो है आजाद कर देता है और ये कहता है कि ठीक है तुम यहाँ से अब जा सकती हो। अगर तुम यहाँ से साउथ की साइड में जाओगी तो वहाँ पे तुमको अपने जैसे जो बंदे हैं वो मिल जाएंगे। तभी लतीफा कहती क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे। तो यहाँ पे रियो बोलते कि तुमने अभी तो मुझे मारने की जो है कोशिश करी, आखिरकार मैं तुम पे भरोसा क्यों करूं। जिस पे लतीफा कहती कि अगर आप चाहें तो मुझे यहाँ पे ये बेड़ियाँ फिर से पहना दीजिए, लेकिन मुझे अपने साथ ले चलिए। रियो बोलता है कि आखिरकार तुम मेरे ऊपर इतना जो भरोसा है वो क्यों कर रही हो। जिस पे लतीफा कहती है क्योंकि आज से पहले किसी ने भी मुझसे इतने प्यार से बात नहीं करी। फिर रियो कहता है ठीक है तुम मेरे साथ चल सकती हो, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। जिस पे लतीफा कहती है कि मेरा नाम लतीफा है। फिर रियो और लतीफा यहाँ से जो है साथ में जाने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जो रियो होता है वो लतीफा के लिए एक सैंडविच जो है बनाता है और ये लतीफा को ये जो है खाने को देता है। लतीफा बोलती है क्या मैं सही में इसे खा सकती हूँ, क्योंकि आज से पहले मैंने सिर्फ जो गुलामों वाला खाना है वही खाया है। तो यहाँ पे
रियो कहता है कि तुम इसे खा सकती हो। लतीफ़ा खाते वक्त काफी जहर रो रही होती है और ये बोलती कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग फिर से चल रहे होते हैं, लेकिन जो लतीफ़ा होती है वो थक जाती है। रियो बोलते हैं ठीक है, हम लोग यहीं पे जो कैंप है वो लगा लेते हैं। यहीं पे हम कैस्टिलिया को देखते हैं, जिसके पास जो रियो का लेटर है वो आ चुका होता है। कैस्टिलिया लेटर को देख के काफी खुश हो जाती है। यहीं पे जो रियो होता है वो यहाँ पे लतीफ़ा के लिए जो नूडल्स होता है वो बनाता है। लतीफ़ा को जो नूडल्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं और लतीफ़ा जो यहाँ पे रियो को बोलती कि ओनी चान ये जो नूडल्स है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जो लतीफ़ा होती है वो यहाँ पे सो रही होती है। यहीं पे जो रियो है वो भी इसके पास ही लेटा होता है। यहीं पे लतीफ़ा नींद में टोक्यो और मदर और फादर को जो है यहाँ पे याद कर रही होती है। अब ये सुन के जो रियो होता है वो लतीफ़ा के पास आ जाता है और उसे जो है चुप कराता है और ये सोचता है क्या सही में जो लतीफ़ा है वो भी मेरी तरह यहाँ पे जो रिकानेट हुई है जो टोक्यो है वहाँ से। अभी हम रियो को देखते हैं जो बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर एक जो बीस्ट होता है वो आ जाता है और वो रियो को देख के गुस्सा हो जाता है। फिर वो जो बीस्ट होती है वो यहाँ पे लड़की वाला फॉर्म ले लेती है और यहाँ पे ये लोग बोल रहे होते हैं कि इस बंदे ने एक बीस्ट गर्ल को जो है किडनैप कर रखा है और उसे जो अपना गुलाम बना रखा है। और यहीं पे जो रियो होता है वो इनको समझाने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन इनकी जो लैंग्वेज होती है वो काफ़ी अलग होती है, इसलिए ये लोग रियो की बात को नहीं समझ पा रहे होते। ये लोग जो होते हैं रियो को यहाँ पे जो है पकड़ लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग रियो को लेके एक जगह पे आ जाते हैं और यहाँ पे रियो को बेड़ियों से जो है बांध रखा होता है और ये लोग कहते हैं कि गुलाम तुम जो है चुप हो जाओ, हम तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं हैं। रियो बोलते कि तुम लोग गलत समझ रहे हो, लेकिन यहाँ पे ये लोग रियो की कोई बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और साथ ही इनको जो भाषा है वो समझ नहीं आ रही होती। तभी जो लतीफ़ा होती है वो यहाँ पे आ जाती है और सीधा रियो के गले लग जाती है। लड़कियां बोलती कि आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो, इसने तुम्हें जो है किडनैप कर रखा था। लतीफ़ा बोलती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इन्होंने मेरी जो हेल्प की है। यहाँ पे जिस बंदे ने मुझे किडनैप कर रखा था इसने जो है वहाँ से मुझे छुड़ाया था और ये जो है मेरे बड़े भाई हैं। तभी जो इनकी लीडर होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि तुम लोगों से काफी बड़ी गलती हो गई है। यहाँ पे लड़कियां बोलती कि प्लीज हमें जो है माफ कर दीजिएगा हमारी जो है इस गलती के लिए। और जो यहाँ पे लेडी होती हैं ये बोलती कि प्लीज मुझे भी माफ कर दीजिएगा और आज रात आप यहीं पे जो है रुक जाइए। फिर नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे जो लेडी होती है वो यहाँ पे रियो को लेके आती है। रियो देखता है कि यहाँ पे चारों तरफ जो बीस्ट है वही जो है रहते हैं। फिर लेडी जो है रियो को लेके ऊपर जाती है और यहाँ पे एक ड्राफ्टमैन और एक जो एल्फ होते हैं वो भी होते हैं। फिर जो लेडी होती है वो सारी बातों को बताती है। यहीं पे ये लोग बोलते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, हम लोगों से यहाँ पे जो है गलती हो गई। तभी यहाँ पे छोटा वाला ड्राफ्टमैन होता है, ये बोलता है कि आखिरकार हुआ क्या है। तो यहाँ पे एल्फ बोलता है कि असल में हमसे एक गलती हो गई है, हम लोग इसे गलती से यहाँ पकड़ के ले आए थे। तो ड्राफ्टमैन बोलते कि प्लीज आप हमें माफ कर दीजिएगा और माफी के बदले में आप कोई लड़की को पिक कर सकते हो यहाँ से। रियो बोलते कि नहीं मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ड्राफ्टमैन बोलते कि तुम तो गुड बॉय हो। तभी जो स्पिरिट ऑफ अर्थ होती है वो आ जाती है और ये बोलते कि तुम्हें मैंने फाइनली ढूंढ ही लिया। रियो बोलता है कि आखिरकार ढूंढ लिया, इससे आपका क्या मतलब है। तो यहाँ पे स्पिरिट ऑफ अर्थ बोलती है तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम्हारे पास कितनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है। तो यहाँ पे रियो कहता है क्या मेरे पास स्पिरिचुअल पावर है। अर्थ बोलती है क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसी लड़की है जो यहाँ पे सो रही है। जिसपे ये बोलते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे जो बंदे हैं वो कहा करते थे कि मेरे पास कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है। तो आखिरकार मेरे पास ये पावर कैसे हो सकती है, क्योंकि मैं कोई नोबल नहीं हूँ। तो अर्थ बोलते कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी जो बीस्ट मैन होते हैं ये बोलते क्या सही में इसके पास स्पिरिचुअल पावर है। तो अर्थ बोलती कि हाँ इसके पास बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है, इसके पास इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है कि मुझे जो स्पिरिचुअल पावर है ये जो बाहर से भी महसूस हो रही थी और मैं यहाँ पे इसको देखने के लिए आई हूँ फैसली। अब ये सुन के सभी जो बंदे होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जो यहाँ पे लतीफ़ा होती है वो जो होती है पूरी जगह को दिखा रही होती है और ये बोलती कि ये जगह बहुत ज्यादा ही अच्छी है ना। रियो बोलते कि अगर तुम्हें ये जगह अच्छी लगी तो इसका मतलब ये जगह बहुत अच्छी है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग बाहर के जो नज़ारे होते हैं उनको देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में एक लड़की बोलती कि हम भी आपके साथ रहेंगे, कहीं आपको इससे कोई दिक्कत तो नहीं। तभी यहाँ पे ओल्ड लेडी आ जाती हैं और यहाँ पे ये रियो को बोलती कि मुझे माफ कीजिएगा लेकिन हमारे पास कोई जगह कम है, इसलिए ये लड़कियाँ आपके साथ ही रहेंगी, उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रियो बोलते कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिस पे लेडी बोलती कल हमारा एक जो फेस्टिवल है, आपको जो वहाँ पे जरूर आना है। फिर नेक्स्ट सीन में हम इनके फेस्टिवल को सीन को देखते हैं। ये फेस्टिवल यहाँ पे जो अर्थ स्पिरिट है उसको जो शुक्रिया अदा करने के लिए जो मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम रीज को देखते हैं जो यहाँ पे
ड्रैगन की जो गुफा है उसके अंदर आ जाता है और यहाँ से जो अंडे हैं उनको जो है चुरा रहा होता है। तभी जो बंदा इसके साथ आया होता है ये बोलते क्या ये सही रहेगा। रीस बोलते कि तुम बिल्कुल चिंता मत लो, ये जो है मेरे प्लान का हिस्सा है और ये बिल्कुल सेफ है। यहीं पे जो रियो होता है वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है पार्टी के अंदर, लेकिन सारी जो लड़कियां होती हैं वो रियो से ही चिपकी होती हैं और ये बोलती कि तुम हमेशा जो लतीफा है उसी पे ज्यादा ध्यान देते हो, तुम तो हमारे ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तभी लतीफा बोलती कि ये मेरे बड़े भैया हैं तो आखिरकार ये मेरे ऊपर ध्यान क्यों नहीं देंगे। यहीं पे जो बेचारा रियो होता है वो कह रहा होता है कि आखिरकार मैं ये कहाँ पे फंस गया। तभी जो ओल्ड लेडी होती हैं वो आ जाती हैं। अब ओल्ड लेडी को देख के सारी जो लड़कियां होती है वो यहाँ से भाग जाती है। ओल्ड लेडी बोलती कि जरूर तुम पार्टी को एंजॉय कर रहे होगे। तो यहाँ पे रियो बोलते कि हाँ मैं पार्टी को एंजॉय कर रहा हूँ। ऑलरेडी बोलती क्या तुमने लतीफा को उसके बारे में बता दिया। तो रियो बोलते कि नहीं मैंने अभी उसके बारे में नहीं बताया, मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिरकार मैं उसके बारे में लतीफा को कैसे बताऊं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो यहाँ पे रीस होता है वो अपने बंदे के साथ यहाँ पे खड़ा होता है और तभी यहाँ पे रीस अपने बंदे को एक गोली देता है और ये बोलता है कि जब भी तुम खतरे में होगे तो ये जो गोली है ये जो है तुम्हारी हेल्प करेगी। फिर जो बंदा होता है वो गोली को लेता है और यहाँ पे जो है खा जाता है। तभी हम देखते कि बहुत सारे जो ड्रैगन होते हैं वो अपनी गुफा की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यहीं पे जो रियो होता है वो लतीफा को लेके यहाँ पे जो है जंगल में आया होता है। लतीफा बोलती कि वैसे आप एकदम से मुझे लेके यहाँ पे क्यों आ गए। रियो बोलता है कुछ नहीं, वैसे तुम मुझे ये बताओ क्या तुम्हें जगह पे मजा आ रहा है। तो यहाँ पे लतीफा बोलती कि हाँ मुझे जगह पे काफी मजा आ रहा है। तो रियो बोलता है कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, क्या तुम यहीं पे रह सकती हो। तो लतीफा बोलती कि नहीं मैं भी आपके साथ चलूंगी। रियो बोलते कि नहीं मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ। अब ये सुन के जो लतीफा होती है वो गुस्सा हो जाती है और सीधा जंगल में जो है भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो ओल्ड मैन होते हैं ये बता रहे होते कि हमें जो ड्रैगन है उसकी जो प्रेजेंस है वो महसूस हुई है, जाके चेक करो कि आखिरकार ड्रैगन यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अगर जो ड्रैगन है वो गाँव के पास आ गए तो जो पूरा गांव है वो तबाह हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो रीस होता है वो गुफा में आ जाता है और यहाँ पे आके जो ड्रैगन की अंडे होते हैं उनके ऊपर टेलीपोर्शन जो मैजिक होता है उसे इस्तेमाल कर रहा होता है और उनके जो अंडे हैं उनको जो है गायब कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम लड़कियों को देखते हैं जो यहाँ पे ढूंढ रही होती है कि आखिरकार जो ड्रैगन है वो हमारे गांव में क्यों आ रहा है। और वो ढूंढते ढूंढते एक बंदे के पास पहुंच जाती हैं जिसके पास ड्रैगन का अंडा होता है। बंदा बोलते कि दूर हट जाओ और यहाँ पे ये लोग कुछ करें उससे पहले जो बंदा होता है वो एक ड्रैगन के ऊपर बैठता है और उड़ जाता है। ये लोग हमला करते हैं लेकिन वो हमला उसको नहीं लगता है। यहीं पे जिस ड्रैगन का वो अंडा होता है वो यहाँ पे आ जाता है और वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में होता है और ड्रैगन सीधा उस बंदे के ऊपर भी हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे हम रीस को देखते हैं जो उस गोली को यहाँ पे तोड़ देता है और ये बोलता है कि तुम्हारा जो काम है वो खत्म हो गया। गोली तोड़ते ही वो बंदा मर जाता है और वो बंदा नीचे गिर जाता है। अब नीचे आके यहाँ पे जो अंडा होता है वो भी टूट जाता है। तभी ड्रैगन जो है गुस्सा हो जाता है और लतीफा के ऊपर ही हमला जो है कर देता है और लतीफा काफी दूर गिरती है। तभी यहाँ पे एक लड़की उसके सामने आ जाती है और ये बोलती कि तुम चिंता मत लो मैं संभाल लूंगी। और लड़की सीधा यहाँ पे ड्रैगन के ऊपर हमला करती है लेकिन ड्रैगन लड़की को जो है दूर फेंक देता है और यहाँ पे लड़की पेड़ से टकरा जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ करना मैं इसे नहीं संभाल सकती। तभी रियो यहाँ पे आ जाता है और लतीफा को बचा लेता है और ये बोलते कि मुझे माफ करना मैं लेट हो गया, अब तुम यहीं पे रुको मैं उसे संभाल लेती हूँ। नेक्स्ट सीन में जो रियो होता है वो सीधा ड्रैगन से लड़ाई करने के लिए आ जाता है और यहाँ पे जो ड्रैगन होता है उसके ऊपर अपनी स्पेल से हमला करता है और एक ही बार में जो ड्रैगन होता है उसे जो है खत्म कर देता है। तभी जो लड़कियां होती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं और ये यहाँ पे बोलती कमाल है तुमने यहाँ पे जो ड्रैगन है उसको हरा दिया। तो यहाँ पे बीस्ट गर्ल बोलती कि मैंने इसे नहीं हराया, इसे जो है रियो ने हराया है। अब ये सुन के जो लड़कियां होती हैं वो काफी चौंक जाती हैं और ये बोलती क्या आपने इतने बड़े जो ड्रैगन है उसको जो है किले हरा दिया। तभी नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो रियो होता है वो लतीफा को समझा रहा होता है कि मुझे मेरे जो होम टाउन जाना है इसलिए प्लीज तुम यहीं पे जो है रहना। तो लतीफा कहती है ठीक है। फिर ये बोलता है कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, मैं भी असल में जो जापान है वहीं से जो है रिकनेक्ट होके यहाँ पे जो है आया हूँ। अब ये सुन के लतीफा समझ जाती कि रियो को सब कुछ पहले से ही पता था। फिर लतीफा रियो को बोलती कि आप वापस आएंगे ना। तो यहाँ पे रियो बोलते कि हाँ मैं जरूर वापस आऊंगा। तो लतीफा रियो को बोलती कि आप अपना जो है ख्याल रखना। रियो बोलता है ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रियो को विलेजर्स बहुत सारा जो सामान होते हैं वो दे देते हैं। यहाँ पे रियो बोलते हैं कि आखिरकार मैं इतना सामान को ले कैसे जाऊंगा। तभी एल्फ बोलते कि मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ और ये यहाँ पे रियो को
एक जो होता है ब्रेसलेट देता है और ये रियो को बोलते हैं कि ये जो एक मैजिकल ब्रेसलेट है और इसके अंदर जितना चाहो उतना सामान है वो जो है तुम भर सकते हो। ये सुन के जो रियो होता है वो जो होता है यहाँ पे बहुत खुश हो जाता है और वो एल्फ को थैंक यू बोलता है, जिसके बाद वो अपना जो मैजिक होता है उसका इस्तेमाल करता है और सामान को जो ब्रेसलेट होता है उसके अंदर जो भर लेता है और सभी को बाय बोल के वो बहुत तेजी से अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके यहाँ से जो है निकल जाता है। और नेक्स्ट सीन में यहीं पे हम रियो को देखते हैं जो अपने होम टाउन में पहुंच जाता है और रियो पहुंच के यहाँ पे बोलता है कि वैसे इस गांव का जो लीडर है वो कौन है। तभी एक लड़की बोलती कि चलिए मैं आपको ले चलती हूँ क्योंकि मैं उनकी जो है पोती हूँ। जिसके बाद रियो इसके साथ यहाँ पे जो है आ जाता है और तभी एक ओल्ड लेडी बाहर आती है और ये बोलती कि बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है। जिस पे रियो बोलते कि मैं अपने माता पिता के बारे में जानने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि जब भी तुम्हें मौका मिले तुम अपने जो होम टाउन है वहाँ पे जरूर जाना, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। जिस पे लीडर बोलती है ठीक है आ जाओ अंदर। और जिसके बाद यहाँ पे आके ये लोग जो है बैठ जाते हैं और यहीं पे जो ओल्ड लेडी होती है ये बोलते ठीक है तुम अपने जो माता पिता हैं उनका नाम बताओ। तभी रियो बोलते कि उनका नाम आडे आमी है। सुनने के बाद जो ओल्ड लेडी होती है वो इन दोनों लड़कियों को बोलती कि तुम लोग बाहर जाओ, मुझे यहाँ पे इससे जो अकेले में बात करनी है। फिर जो लड़कियाँ होती हैं वो चली जाती हैं। यहीं पे लेडी बोलती कि वैसे तुम जो मेरे पोते हो, तुम्हारे जो पिता हैं वो मेरे बेटे थे और अभी जो लड़कियां गई हैं उनमें से एक लड़की तुम्हारी जो है बहन है और बहुत समय पहले जो तुम्हारे पिता थे वो इस गांव को छोड़ के चले गए थे। ग्रैनी कहते कि चलो मेरे साथ चलो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रियो को लेके जो ग्रैनी होती है वो उसके माता पिता के जो कब्र होता है उनके जो पास आ जाती है। यहीं पे जो रियो होता है वो हाथ जोड़ के प्रेयर कर रहा होता है और ये बोलता है कि पिताजी और माताजी फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, आपकी जो इच्छा थी मैंने जो उसे पूरा कर दिया। तभी जो ग्रैनी होती है ये बोलती कि वैसे तुम इतनी दूर आए हो, तुम्हें यहाँ पे कुछ दिन तो रुकना होगा। अब रियो यहाँ पे दादी की बात को कैसे मना कर सकता है और ये बोलता है ठीक है मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा। और साथ ही रियो बहुत खुश होता है कि उस जैसी अनाथ की यहाँ पे जो है कोई फैमिली है और यहाँ पे जो दादी होती है वो भी जो है चली जाती है। अब रियो समझ जाता है कि आखिरकार उसकी माँ ने उसको यहाँ पे आने को क्यों कहा था। फिर नेक्स्ट डे हम देखते कि जो रियो होता है वो यहाँ पे सो के उठा होता है और रियो यहाँ पे अपनी ग्रैंड माँ को और जो उसकी बहन सोई होती है उसको जो है गुड मॉर्निंग विश करता है और साथ ही रियो इनके लिए जो खाना होता है उसको भी जो है बना रहा होता है। खाना बनाने के बाद ये लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। यहीं पे जो लड़का इसका खाना खा रहा होता है वो इसका भाई होता है और इसे ये खाना बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। और खाना खाने के बाद शिन होता है वो यहाँ पे लेटा होता है। तभी जो ग्रैंड माँ होती है वो यहाँ पे आ जाती है और शिन को बोलती कि तुम रियो को जो शिकार है उस पर जो है ले जाओ। तभी शिन बोलते कि आपको सही में लगता है कि जो रियो है उसे जो है शिकार करना आता होगा क्योंकि वो अभी भी यहाँ पे आया है। जिस पे ग्रैंडमा बोलती कि तुम उसकी चिंता मत लो, वो जो एक एडवेंचर रह चुका है तो उसे पक्का शिकार करना आता ही होगा। फिर शिन कहता है ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रियो होता है वो यहाँ पे शिकार कर रहा होता है और ये बहुत सारा शिकार कर देता है और यहीं पे एक बंदा जो इनके साथ आया होता है ये बोलते कि तुम तो काफी अच्छा शिकार कर लेते हो। यहीं पे जो सीन है उसको काफी जलन हो रही होती है क्योंकि यहाँ पे जो रियो है वो सभी काम में अच्छा है। नेक्स्ट सीन में जो रियो होता है वो एक बाथटब बना के यहाँ पे रिलैक्स कर रहा होता है। तभी जो रियो होता है वो बाहर आता है तो यहाँ पे रूरा खड़ी होती है। रूरा बोलती है क्या ये बाथटब तुमने बनाया है? तो रियो बोलता है कि हाँ ये बाथटब मैंने बनाया है। तभी यहाँ पे शिन आ जाता है और ये बोलता है कि तुम जल्दी करो और इस बाथटब को यहाँ से जो हटा दो, ये जो काफी ज्यादा जगह घेर रहा है। तभी यहाँ पे जो रूरा होती है ये बोलती कि नहीं ये कोई जगह नहीं घेर रहा और ये बाथटब यहीं पे रहेगा और ये शिन को जीप चढ़ाने लग जाती है। यहाँ तक कि जो शिन की बहन होती है ये बोलती कि हाँ बिल्कुल सही कहा रूरा ने, यहाँ पे ये जो बाथटब है ये यहीं पे रहेगा, ये कोई जगह नहीं घेर रहा। अब ये सुन के जो शिन होता है वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और ये बोलते कि मेरी अपनी बहन ही मेरे जो खिलाफ बोल रही है। नेक्स्ट सीन में हम रियो को देखते हैं जो अपनी ग्रैंडमा के साथ खड़ा होता है। रियो की ग्रैंडमा बोलती कि तुम जो अनाज है उनकी देखभाल करने वाले बन जाओ। रियो बोलते क्या मैं इस जिम्मेदारी को यहाँ पे उठा पाऊंगा? जिस पे इसकी ग्रैंडमा बोलती कि हाँ बिल्कुल तुम इस जिम्मेदारी को बड़े आराम से उठा लोगे। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते कि एक लड़का शिन की बहन को यहाँ पे छेड़ रहा होता है।
तभी जो शिन होता है वो यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि उसे परेशान करना बंद करो। तो ये लड़का शिन को गले से पकड़ लेता है। तभी यहाँ पे ग्रैनी आ जाती है और ये बोलती है कि इनको परेशान करना बंद करो, और ये लड़का यहाँ पे चला जाता है। ग्रैनी बोलती है कि इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। शिन बोलते है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं अपनी जो बहन है उसकी रक्षा नहीं कर पाया। जिस पे ग्रैनी बोलती है कोई बात नहीं, और वैसे भी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी हम देखते हैं कि अनाज लेने के लिए जो सिपाही होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। अब शिन जो होता है उनको अनाजों के बारे में जो है समझा रहा होता है। सिपाही जो होते हैं अनाज को देखते हैं और यहाँ पे उठा रहे होते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे शिन की बहन और रीरू दोनों सो रही होती हैं। तभी वो लड़का यहाँ पे आ जाता है और सीधा रीरू के ऊपर हमला करता है। तभी शिन की बहन उसे देख लेती है और चीखने लग जाती है। तभी जो रियो होता है वो यहाँ पे आ जाता है और उस बंदे को देख के उसे अपने माँ के जो हत्यारे है उसकी जो याद आने लग जाती है, और ये सोचते ही ये बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इस बंदे को ले जाके यहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है। तभी शिन आ जाता है और ये बोलता है कि ठीक है अब बहुत हुआ, हम इसे जो है यहाँ पे सैनिक के हवाले कर देंगे। अब शिन की आवाज सुन के जो रियो है वो एकदम से शांत हो जाता है और यहाँ से चुपचाप से चला जाता है और बाहर जाके ये सोच रहा होता है कि आखिरकार ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है। और इसको शांत करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मुझे यहाँ पे उस बंदे को जो है खत्म करना होगा जिसने मेरी माँ को यहाँ पे मारा है, क्योंकि उसके बाद ही मेरा जो गुस्सा है वो जो है शांत होगा, वरना मेरा गुस्सा कभी शांत नहीं होगा। फिर यहीं पे हम देखते हैं कि उन बंदों को पकड़ के यहाँ पे जो है जेल के लिए ले जाया जा रहा होता है, और साथ ही जो ग्रैनी होती है वो यहाँ पे एक बंदे को बोलते कि तुम इस लेटर को अपने जो है पिता को दे देना, और ये लेटर बहुत ज्यादा जरूरी है इसलिए तुम प्लीज अपने जो है हाथ से ही देना। तो बंदा बोलता है ठीक है मैं अपने पिता को ये लेटर दे दूंगा, और जिसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये लोग गांव से जो है बाहर आ जाते हैं, और यहीं पे जो शिन होता है और जो रियो होता है वो बैठ के एक होटल में खाना खा रहे होते हैं, और शिन के साइड में जो उसके पिता होते हैं वो भी जो होते हैं यहाँ पे बैठे होते हैं। यहीं पे जो रियो होता है वो जो होता है नूडल्स को खा रहा होता है, और ये बोलता है कि ये नूडल्स तो बहुत ज्यादा टेस्टी हैं। जिसके बाद ये लोग खाना खाने के बाद बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे सायोरी और जो रियो होते हैं वो मार्केट के अंदर घूम रहे होते हैं। तभी सायोरी को यहाँ पे एक पिन जो है पसंद आ जाती है, तो यहाँ पे जो रियो होता है वो सायोरी को वो पिन खरीद के दे देता है। सायोरी को पिन काफी अच्छी लगती है, दुकानदार भी बोलती कि हाँ ये जो पिन है ये आपके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है। तभी नेक्स्ट सीन में एक बंदा जो होता है एक लड़की को पकड़ा हुआ होता है, और यहीं पे रियो आता है उस बंदे को पटक देता है, और यहाँ पे जो लड़की है उसको बचा लेता है। तभी यहाँ पे एक और लड़की आ जाती है, रियो कहता है कि ये लो तुम्हारी राजकुमारी, और वहाँ पे जो रियो होता है वो जल्दी से भाग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उसी लड़के को देखते हैं जिसे ग्रैनी ने एक लेटर दिया होता है। वो अपने डैड के पास आता है और ये बोलता है कि यहाँ जो ग्रैनी है उन्होंने लेटर दिया है और वो कह रही थी कि ये लेटर बहुत जरूरी है, तो प्लीज आप जो इस लेटर को पढ़ लीजिए। जिसके बाद यहाँ पे ये जो बंदा होता है ये लेटर को ले लेता है और ये बोलता है कि मुझे जल्दी से जो रियो है उसके पास ले चलो, मुझे उससे जरूरी काम है। यहीं पे जो लड़का होता है ये बोलता है ठीक है मैं अभी आपको रियो के पास ले चलता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में ये तीनों ही रियो के पास आ जाते हैं और ये रियो को बोलते कि प्लीज आप जो हमारे साथ चलिए। फिर जो रियो होता है वो यहाँ पे बैठा होता है और यहाँ पे ये बंदे बोलते कि असल में जो तुम्हारी मम्मी है और हम लोग तुम्हारे नाना और नानी हैं। जिसके बाद ये लोग बताते हैं कि जो तुम्हारे पिता थे वो यहाँ के बहुत ज्यादा बहादुर जो सैनिक थे वो थे, तुम्हारे पिता को हराना लगभग नामुमकिन था। यहाँ पे सभी बंदे उनकी जो है बहुत ज्यादा तारीफ किया करते थे, लेकिन एक दिन तुम्हारे पिता को एक काम दिया गया तुम्हारी मोम की देखभाल करने के लिए, और तुम्हारे पिता और तुम्हारी मोम दोनों ही यहाँ पे धीरे धीरे करीब आते गए और उन दोनों को प्यार हो गया। लेकिन एक दिन एक जो रॉयल सभा चल रही थी और वहीं पे एक बंदा तुम्हारी माँ को जो पसंद कर गया था, जिसके बाद तुम्हारे माँ बाप बहुत ज्यादा दुखी हुए और यहाँ पे वो दोनों ने तय किया कि वो लोग भाग के शादी करेंगे, क्योंकि जो तुम्हारे पिता थे वो कोई रॉयल खानदान से बिलोंग नहीं करते थे। इसलिए उन लोगों ने यहाँ पे जो भाग के जो शादी है वो करने का जो है डिसीजन लिया। फिर रियो यहाँ बताता है कि असल में जब मैं छोटा था तभी मेरे जो पिता है वो मर चुके थे और मैं अपनी माँ के साथ रहा करता था। हम लोग काफी खुश थे, लेकिन एक दिन मेरे पिता के जो दोस्त है वो आ गए और यहाँ पे जो मेरी माँ है उसी दिन यह बाहर गई थी और मैं अकेले ही घर में अपना जो काम है वो कर रहा था, और मेरी माँ के बाहर जाते ही वो बंदा अंदर आ गया और जबरदस्ती
मुझे यहाँ पे कुछ पिला दिया, जिसके बाद मेरी जो बॉडी है वो सुन हो गई और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता था। और मैंने देखा कि उस बंदे ने मेरी माँ के हाथ पकड़े और यहाँ पे मेरी माँ को जान से जो है मार दिया। और उस दवाई की वजह से मैं पूरी तरह से जो बेहोश है वो हो गया था। फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक कचरे के सामने खड़ा था, लेकिन मेरी जो परेशानी है वो ज्यादा दिन तक नहीं रही। मैंने यहाँ पे एक राजकुमारी को बचा लिया और जिसके बाद जो यहाँ पे महाराज है उन्होंने मुझे रॉयल जो अकेडमी है वहाँ भेज दिया। बंदर को मैं पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने जो है पढ़ाई करी। अब ये सब सुनने के बाद इसके नाना नानी बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और यहाँ पे समझ जाते हैं कि जब तक ये उस बंदे को नहीं मारेगा, जब तक ये शांत नहीं होगा और इसे रोकने का बिल्कुल भी फायदा नहीं है। और ये बोलते कि हमें पता है कि अगर हम तुम्हें रोकना चाहे तुम रुकोगे नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम एक जो है बंदे से फाइटिंग करो और ये बंदा तुम्हारे जो है पिता के लेवल का ही है। और जिसके बाद हम उसी बंदे को देखते हैं और इसी की बंदे की बेटी को यहाँ पे जो रियो है उसने जो है बचाया था। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि ये लोग तलवारबाजी करने के लिए यहाँ पे जो है तैयार हो जाते हैं और इनकी तलवारबाजी जो है स्टार्ट हो जाती है। यहीं पे ये बंदा लगातार रियो के ऊपर हमला कर रहा होता है और साथ ही जो रियो है वो भी जो है इसको बराबर की टक्कर दे रहा होता है। फिर ये बंदा अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है, फिर जो रियो होता है वो भी अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करता है और फाइनली इस बंदे को हराने में ये कामयाब हो जाता है। और रियो की ये पावर देख के इसके जो नाना नानी होते हैं और जो बाकी सारे बंदे होते हैं वो काफी हद चौंक जाते हैं। और रियो बोलते कि उम्मीद है कि आपने मेरी जो पावर है उसको जो है देख लिया होगा। इसके नाना ने बोलते कि हाँ, हमने जो है तुम्हारी पावर को देख लिया, वैसे तुम कहाँ पर रुके हो? जिस पे रियो बोलते कि मैं अपनी जो दादी है उसके जो है घर पे रुका हूँ, लेकिन कुछ दिन बाद मैं वापस चला जाऊंगा। फिर इसके नाना ने बोलते कि तुम जब भी चाहो यहाँ पे जो है आ सकती हो, ये भी जो है तुम्हारा घर है। रियो बोलता ठीक है, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। फिर यहाँ पे रियो जो होता है चला जाता है अपनी जो है दादी के पास और यहीं पे रियो कह रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस बंदे को मार के रहूंगा। यहीं पे हम देखते कि जो ग्रैनी होती है वो यहाँ पे रियो को बता रही होती कि जो रियो है वो असल में एक रॉयल फैमिली से जो है बिलोंग करता है। तो रियो बोलती कि मुझे पता है कि आप जो है मजाक कर रही हैं, जिस पे रियो बोलते कि नहीं, वो बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही। ये सुन के रियो जो होती है बहुत ज्यादा शौक में आ जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे कितनी ज्यादा बदतमीजी से बात करी। जिस पे रियो बोलता है कि तुम रुक जाओ, वैसे भी मेरी जो माँ थी वो रॉयल फैमिली से थी, मैं नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ पे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग पहले भी भाई बहन थे और अभी भी जो है भाई बहन ही है। जिस पे रियो बोलती कि वैसे तुम काफी अच्छे हो, जिस पे रियो बोलता कि तुम भी काफी ज्यादा अच्छी हो। अब इसी तरह रियो के 6-7 जो महीने होते हैं वो यहाँ पे बीत जाते हैं और यहाँ पे जो रियो होता है वो सभी कामों में इनकी जो हेल्प भी करवा रहा होता है। इन सभी को यहाँ पे नए नए जो चीजें हैं उनको उगाना भी सिखा रहा होता है। सभी बंदे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी जो रियो होता है सायो के पास आता है और ये बोलता है कि यहाँ पे जैसे ही क्रॉप जो फेस्टिवल है वो खत्म होगा, मैं भी जो है यहाँ से चला जाऊंगा। अब ये सुन के जो सायो होती है वो यहाँ पे रोना स्टार्ट कर देती है। रियो बोलते है क्या हुआ? सायो बोलती है कुछ नहीं, मेरे आंख में जो यहाँ पे कचरा है वो यह चला गया है। तभी यहाँ पे जो रिरू होती है वो भी आ जाती है और ये बोलती क्या हुआ? सायो बोलती कुछ नहीं, मेरी आंख में कचरा चला गया था इसलिए यहाँ पे आंसू निकल आए। फिर जो सायो होती है वो यहाँ पे घर में आ जाती है और यहाँ पे आके रो रही होती है। तभी शिन उसके पास आता है और ये बोलते क्या हुआ? सायो बोलती कुछ नहीं, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। शिन बोलते कि तुम अभी उस हालत में नहीं हो कि तुम खाना बना सको, बताओ मुझे क्या हुआ? क्या यहाँ पे जो रियो है उसने कुछ कहा? अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं जाके जो रियो है उसी से पूछ लूंगा। तब जो सायो है उसके पास आती है और ये बोलती कि वो क्रॉप फेस्टिवल खत्म होने के बाद ही यहाँ से चला जाएगा। यहीं पे जो सीन होता है वो सारी बातों को समझ जाता है और सीधा जो रियो होता है उसी के पास पहुंच जाता है और ये रियो से रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि प्लीज तुम जो इस विलेज को छोड़ के मत जाओ। तभी यहाँ पे जो सायो होती है वो आ जाती है और ये बोलती प्लीज सिन को जो इसके लिए माफ कर देना और इस सिन को यहाँ से जो ले जाती है। नेक्स्ट में जो सायो होती है वो स्पिरिचुअल पावर की प्रैक्टिस कर रही होती है क्योंकि इससे भी यहाँ पे जो रियो है उसके साथ जाना है, इसलिए अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही होती है। फाइनली क्रॉप फेस्टिवल का दिन भी आ जाता है। यहाँ पे जो सायो होती है वो बहुत ज्यादा ही उदास होती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो क्या करे। वो यहाँ पे जो रियो है उसी को जो है देख रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में इनका जो फेस्टिवल होता है वो भी जो होता है स्टार्ट हो जाता है। फेस्टिवल के अंदर सभी बंदे जो होते हैं एंजॉय कर रहे होते हैं। यहीं पे सायो की जो मॉम होती है ये बोलती कि तुमने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया, मेरी जो बेटी है उसको जो बचा के। तब ये सायो होती है वो रियो के पास आ जाती है और ये बोलती कि मुझे तुमसे जो है कुछ पर्सनल बात करनी है। रियो सायो की मॉम को बोलते कि मैं अभी आता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों
यहाँ पे खड़े होते हैं और यहाँ पे जो सायो होती है ये बोलती है कि मैं तुमको बहुत ज़्यादा ही पसंद करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे सफ़र में चलना चाहती हूँ और तुम बिल्कुल भी चिंता मत लो, मैं भी जो हूँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, प्लीज़ तुम मुझे अपने साथ जो है ले जाओ। तो यहाँ पे जो रियो होता है ये बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, मुझे माफ़ करना है, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। अब ये सुनने के बाद जो सायो होती है वो बहुत ज़्यादा ही रोना शुरू कर देती है और साथ ही रियो इसके प्यार को ही मना कर देता है। जिसके बाद यहाँ पे सायो अपने मन में कहती कि आखिरकार जो रियो है उसने ऐसा क्यों कहा। अब बेचारी सायो का पूरा जो दिल होता है वो टूट जाता है और नेक्स्ट सीन में हम सिन को देखते हैं जो यहाँ पे बैठ के इनकी जो बातें हैं उसको जो है सुन रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में जो रियो होता है वो यहाँ से जा रहा होता है रात के अंधेरे में ताकि किसी को इससे जो है कोई परेशानी ना हो। तभी इसकी ग्रैंडमा बोलती है क्या तुम अभी आओगे? तो यहाँ पे रियो बोलता है कि अगर आप चाहते हो तो वापस आ जाऊंगा। तो रिरू बोलती कि हाँ तुम वापस आ सकते हो, ये तुम्हारा भी घर है। ग्रैंडमा कहती कि रिरू बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम वापस आ सकते हो, ये घर तुम्हारा भी है। फिर जो रियो होता है ये बोलता है ठीक है फिर तो मैं जरूर वापस आऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम सायो को देखते हैं जो यहाँ पे रियो का इंतजार कर रही होती है और तभी हम पास्ट के सीन को देखते हैं। यहीं पे सायो के जो डैड होते हैं वो सायो से पूछते हैं क्या तुम रियो से प्यार करती हो? तो यहाँ पे ये बोलती कि हाँ मैं रियो से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। फिर सायो के डैड जो होते हैं रियो के बारे में कुछ बताते हैं लेकिन हमें वो बात बताई नहीं जाती है। नेक्स्ट सीन में जो सायो होती है वो रियो के पास खड़ी होती है और यहाँ पे रियो बोलते कि तुम मुझे माफ कर देना। सायो बोलती कोई बात नहीं। फिर सायो बोलती क्या तुम कभी वापस आओगे? तो यहाँ पे रियो बोलते कि हाँ मैं जरूर वापस आऊंगा। और फिर इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं और यहाँ पे रियो जो है चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जो रियो होता है वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करता है और सीधा लताफा के पास जाता है। यहाँ पे लताफा रियो को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जो रियो होता है वो सभी के साथ यहाँ पे जो खाना होता है वो खा रहा होता है और सभी लोग बोलते हैं कि तुम वापस आए, हमें काफी अच्छा लगा। फिर रियो यहाँ पे लताफा को बताता है कि मेरी भी एक जो है फैमिली है यहाँ पे। लताफा ये सुन के काफी खुश हो जाती है और ये बोलती है कि मुझे मिलना है उनसे। रियो बोलते कि मैं जरूर तुमसे मिलवाऊंगा। फिर यहीं पे ये लोग खाना जो है खा रहे होते हैं। यहीं पे हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक लड़की सुबह सुबह रियो के रूम में आती है और वो देख के ये सब चौंक जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है और ये लड़की कौन है। जिस पे रियो पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो? तो यहाँ पे लड़की कहती कि मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, यहाँ तक कि मुझे मेरा नाम भी पता नहीं है। फिर रियो बोलते कि हमें इसे जो बड़े बंदे हैं उनके पास जो ले जाना चाहिए। फिर यहाँ पे रियो बोलता है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जिस पे यहाँ पे लड़की बोलती कि मुझे नहीं पता है। फिर रियो कहता है ठीक है तुम्हारा नाम आज से आयशा है। अब आयशा अपना नाम सुन के काफी खुश होती है। जिसके बाद ये लोग आयशा को लेके यहाँ पे जो स्पिरिट होते हैं उसके पास ले आते हैं और सभी बंदे आयशा के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी यहाँ पे आर्ट स्पिरिट आ जाती है और ये बोलती कि अच्छा तुम्हारा जो ओरा है वो मुझे बाहर से महसूस हो रहा है, तुम काफी तगड़ी स्पिरिट हो। फिर आर्ट स्पिरिट आती है और आयशा से पूछती कि वैसे तुम यहाँ पे कौन कौन से जो एलिमेंट है उनको इस्तेमाल कर सकते हो? तो आयशा बोलती कि मैं सारे एलिमेंट को इस्तेमाल कर सकती हूँ। और साथ ही जो स्पिरिट होती है ये बोलती कि मैं यहाँ पे जो हारुतो है उसकी वजह से आई हूँ। अब यहाँ पे सही बंदे हारुतो का नाम सुन के चौंक जाते हैं। यहीं पे जो रियो होता है वो सारी बातों को बता देता है और ये बोलते हैं कि मेरे अंदर 2 स्पिरिट रहती हैं। तो यहाँ पे बंदे सोचते हैं कि आखिरकार एक इंसान के अंदर 2 जो स्पिरिट है वो कैसे रह सकती हैं। जिस पे रियो बोलते कि वैसे इसके बारे में मुझे भी ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन जो दूसरी स्पिरिट है उसका नाम जो है हारुतो है और शायद ही उसकी वजह से यहाँ पे जो है आ चुकी है और कई बार मैंने सपनों में देखा है ये जो मेरे अंदर ही रहती है। फिर नेक्स्ट सीन में स्पिरिट की पावर चेक करने के लिए इन दोनों का जो मैच है उसे जो करवाया जाता है। अब यहाँ पे इन दोनों का जो मैच होता है वो चालू हो जाता है और स्टार्टिंग में तो ये दोनों ही यहाँ पे हाथ से लड़ रहे होते हैं और इन दोनों की जो फाइटिंग होती है वो कमाल की होती है। लेकिन जैसे जैसे फाइटिंग आगे बढ़ती है ये लोग अपनी अपनी जो पावर है उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। इनकी पावर को देख के जो बंदे होते हैं वो बहुत ज्यादा शौक में आ जाते हैं और यहाँ पे इनकी पावर से ये लगभग उड़ने वाले होते हैं। तो ये लोग मैच को रोक देते हैं और ये लोग बोलते कि अगर तुमने ज्यादा किया तो हो सकता है कि यहाँ पे हमारा जो विलेज है वो भी उड़ जाए। फिर नेक्स्ट सीन में आयशा की आने खुशी में ये सभी जो होते हैं यहाँ पे पार्टी कर रहे होते हैं। यहीं पे जो आयशा है वो भी जो यहाँ पे इनका जो काम होता है वो जो होती है करवा रही होती है और इसे भी काफी अच्छा लग रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में ड्राफ्टमैन कहते हैं कि मैंने आपके लिए जो अलग से घर है ये बनवा रखा है और आप लोग इसमें जो आराम से रह सकते हो। अब घर के लिए जो रियो होता है वो ड्राफ्टमैन को शुक्रिया अदा करता है। सभी के जाने के बाद एक बीस्ट गर्ल बोलती कि वैसे आपको जो यहाँ पे लतीफा है उससे जो है बातचीत कर लेनी चाहिए क्योंकि आप जल्दी ही अभी जाने वाले हो। यहीं पे जो रियो होता है ये बोलते कि वैसे आप जो है बिल्कुल ठीक कह रही हो। फिर नेक्स्ट सीन में रियो बात ले रहा होता है और ये सोचता है कि आखिरकार मैं लतीफा से अकेले में बात कब करूं। तभी जो लतीफा होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती है क्या मैं आपकी जो पीठ है उसे वॉश कर सकती हूँ?
और रियो यहाँ मना करता है, लेकिन लतीफ़ा नहीं मानती। फिर जो लतीफ़ा होती है वो रियो की पीठ को जो है साफ कर रही होती है और रियो यहाँ बोलते कि मैं कल जो वापस चला जाऊंगा। अब ये सुन के लतीफ़ा उदास हो जाती है और ये रियो को बोलती है लेकिन आप अगली बार जल्दी आना। रियो बोलते ठीक है, मैं अगली बार बहुत जल्दी आऊंगा। फिर यहाँ पे लतीफ़ा खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं रियो जो है जाने के लिए तैयार होता है। तभी जो ओल्ड लेडी होती है वो रियो को एक गिफ्ट देती हैं और ये बोलती कि इससे आप जब चाहो आप जो टेलीपोर्ट हो सकते हो, और साथ ही इसको एक पिन भी देती हैं और ये बोलते कि इससे आप अपने बालों का कलर भी चेंज कर सकते हो। रियो जो है सभी को थैंक यू बोलता है, जिसके बाद रियो अपनी स्पीड के साथ यहाँ से जो है निकल जाता है और ये सीधा कैपिटल में आ जाता है। और कैपिटल में आते ही रियो देखते कि यहाँ पे तो बहुत सारे बंदे हैं। रियो बोलते कि हमें इसका जो है पता लगाना होगा और एक लेडी से पूछता है कि वैसे कैपिटल में जो है आज बहुत ज्यादा भीड़ है, आज कुछ खास है क्या? जिस पे लेडी कहती कि यहाँ पे जो कैस्टिलिया है उसकी जो है शादी होने वाली है। अब ये सुन के जो रियो होता है वो काफी शौक में आ जाता है। नेक्स्ट में रियो एकेडमी के सामने आ जाता है और ये जैसे ही आता है कैस्टिलिया के रूम में, ये देखते कि पूरा रूम जो है खाली है। जिसके बाद रियो कहता है कि हमें जो बाकी प्रोफेसर हैं उनसे जो है इसके बारे में पता लगाना होगा और ये सीधा आयशा को भेज देता है एक प्रोफेसर के रूम में, ताकि आयशा प्रोफेसर को जो है हिप्नोटाइज कर दे। और ऐसा ही होता है, आयशा आती है और प्रोफेसर को हिप्नोटाइज कर देती है। फिर यहाँ पे रियो आ जाता है और ये पूछता है कि बताओ कैस्टिलिया कहाँ पे है, जिससे प्रोफेसर कहता है कि जो कैस्टिलिया है उसकी जो है शादी हो रही है। फिर रियो कहता है कि आखिरकार ये शादी क्यों हो रही है। प्रोफेसर बोलते हैं कि वैसे मुझे ज्यादा तो इसके बारे में नहीं पता, लेकिन सुनने में ये है कि जहाँ पे कैस्टिलिया रहती है वहाँ पे जो है दुश्मनों ने जो है हमला कर दिया है और जिसकी वजह से कैस्टिलिया के फादर को अपनी जो सेना है उसका जो बल है वो बढ़ाना होगा। इसके लिए उन्होंने जो शादी का तरीका है वो चूज किया है, ताकि वो अपना जो बल है उसे जो है बढ़ा पाए। अगर तुम्हें ज्यादा कुछ जानना होगा तो तुम जा सकते हो कैस्टिलिया के पास। और वैसे उसकी जो शादी है वो जो है चार्ल्स से हो रही है। अब ये सुन के जो रियो होता है वो काफी ज्यादा शौक में आ जाता है और सोचता है कि आखिरकार जो कैस्टिलिया वो शादी क्यों कर रही है उस बंदे से। इसके बाद जो रियो होता है ये बोलते कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर रियो और आयशा बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे रियो बोलते कि मुझे कैसल में जाना होगा। आयशा बोलती कि रुक जाओ, यहाँ पे इतने सैनिक है, सोचो कैसल में कितने सैनिक होंगे, इसलिए मैं पहले जाती हूँ क्योंकि मैं अपनी जो प्रेजेंस है उसे जो छुपा सकती हूँ, इसलिए मुझे कोई नहीं देखेगा। फिर आयशा चली जाती है। फिर हम यहीं पे कैस्टिलिया का जो घर होता है उसे देख पाते हैं और जहाँ पे जो चार्ल्स होता है वो यहाँ पे ड्रिंक कर रहा होता है और साथ ही कैस्टिलिया के जो फादर होते हैं वो भी यहाँ पे बैठे होते हैं। यहीं पर चार्ल्स बोलते कि आप बिल्कुल चिंता मत लीजिए, हम जो उन बंदों को सबक सिखा देंगे। तभी हम कैस्टिलिया के फादर के मुंह को देखते हैं और ये बिल्कुल भी इस शादी से खुश नहीं होते। और यहीं पे जो कैस्टिलिया होती है वो भी इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं होती। तभी जो कैस्टिलिया के फादर होते हैं वो कैस्टिलिया से पूछते हैं क्या तुम सही में इस शादी से खुश हो? तो कैस्टिलिया बोलती कि हाँ मैं इस शादी से खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तभी हम देखते कि बाहर बहुत सारे जो सैनिक होते हैं वो खड़े होते हैं। रियो इन सभी को देख रहा होता है, तभी उसको सिग्नल मिल जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम आयशा को देखते हैं जो रियो को ही याद कर रही होती है। यहीं पे कैस्टिलिया को रियो का जो लेटर होता है वो मिल जाता है और ये सोचती है क्या मैं सही में जो रियो है उससे कभी मिल पाऊंगी, और वो रियो को याद करने लग जाती है। और रियो के लेटर को यहाँ पे जो है वो जलाने वाली होती है, लेकिन तभी जो रियो होता है वो इसके सामने आ जाता है और यहाँ पे रियो को देख के जो कैस्टिलिया होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ये बोलती कि रियो तुम ठीक तो हो ना, और सीधा रियो के जो गले लग जाती है। रियो बोलता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम तो ठीक हो ना? तो यहाँ पे कैस्टिलिया कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ। कैस्टिलिया कहते कि वैसे तुम काफी दिन बाद आए हो, तुम्हें जो है चाय पीनी होगी। रियो कहता है कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा चाय पीनी है। फिर जो कैस्टिलिया होती है वो जो होती है रियो के लिए चाय बनाने लग जाती है। तभी रियो पूछता है क्या सच में तुम्हारी जो शादी है वो हो रही है? कैस्टिलिया जो होती है एकदम से उदास हो जाती है और ये बोलती कि हाँ मेरी शादी हो रही है। और जिसके बाद रियो पूछता है क्या तुम सही में शादी करना चाहती हो? कैस्टिलिया बोलती कि हाँ, लेकिन एकदम से जो कैस्टिलिया होती है वो रियो को देख के बोलती कि रियो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझे भगा के यहाँ से ले आ सकते हो? लेकिन एकदम से ये बोलने के बाद जो कैस्टिलिया होती है वो कहती कि नहीं, जो भी कुछ कहा मैंने वो तुम भूल जाओ। और यहाँ पे रियो को बोलती कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 2 सेकंड है और मेरी शादी के आसपास भी दिखाई मत देना। जिसके बाद यहाँ पे कैस्टिलिया रियो को जो है बाहर धक्का दे देती है और जो दरवाजा होता है उसे जो है बंद कर देती है। और दरवाजा बंद करने के बाद जो कैस्टिलिया होती है वो बहुत ज्यादा रो रही होती है और कहती कि अब मैं क्या करूँ रियो। यहीं पे जो आयशा होती है ऊपर खड़ी होती है और साथ में रियो भी। आयशा पूछती कि अब तुम क्या करने वाले हो? रियो बोलते कि मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी करूंगा यहाँ पे जबरदस्त करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो आयशा होती है
वो यहाँ पे तैयार हो रही होती है और तैयार होने के बाद ये बाहर आ जाती है। यहीं पे चार्ल्स होता है, ये बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा ही प्यारी लग रही हो। फिर ये बोलने के बाद चार्ल्स यहाँ चला जाता है। तभी चार्ल्स की जो बाकी पत्नियां होती हैं वो भी यहाँ पे आ जाती हैं और सभी पत्नियां जो कैस्टिलिया होती है उसे जो चिढ़ाने लग जाती हैं और ये बोलती कि तुम कभी भी उसकी जो खास पत्नी है वो नहीं बन सकती हो। तभी एकदम से एक और छोटी सी लड़की जो यहाँ पे आ रही होती है जो चार्ल्स की ही पत्नी होती है और इसको देख के सभी जो पत्नियां होती हैं वो अपनी मुंडी को नीचे कर लेती हैं। यहीं पे ये लड़की बोलती कि तुम सभी जाओ, मुझे यहाँ पे जो कैस्टिलिया है उससे जो है बात करनी है अकेले में। फिर सभी जो पत्नियां होती हैं वो चली जाती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं। यहीं पे लड़की बोलती कि प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा, आप जो मेरी वजह से इन सब चीजों में पड़ गई हैं। जिस पे कैस्टिलिया बोलती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इस शादी से खुश हूँ। तो यहाँ पे ये लड़की बोलती कि नहीं, मुझे पता है कि आप इस शादी से खुश नहीं हो, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाते वक्त देखा है, आप जो है उस समय बहुत ज्यादा खुश लगती थी, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि जैसे किसी पंछी को पिंजरे में जो है कैद कर दिया गया हो। मुझे पता है कि आप अभी जो है बिल्कुल भी दिल से जो है खुश नहीं हैं। और ये बोलने के बाद वो लड़की चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें शादी वाला दिन दिखाया जाता है और यहाँ पे जो कैस्टिलिया होता है उसे जो बग्गी से ले जाया जा रहा होता है और सभी जो बंदे होते हैं वो इन दोनों को देख के काफी खुश हो रहे होते हैं। तभी आयशा जो है कैस्टिलिया के पास आती है और ये यहाँ पे कैस्टिलिया से बात कर रही होती है। कैस्टिलिया बोलती कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। आयशा बोलती कि मैं अकेले नहीं आई हूँ, यहाँ पे जो रियो है वो भी आया है। तभी यहाँ पे कैस्टिलिया देखती है रियो जो है भीड़ में खड़ा होके यहाँ पे कैस्टिलिया को ही देख रहा है। अब कैस्टिलिया ये देख के काफी खुश हो जाता है और उसकी आंख से जो आंसू होते हैं वो आने लग जाते हैं। और ये आयशा को बोलती कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है, मैंने मना किया था, लेकिन आयशा कोई रिप्लाई नहीं देती। तो कैस्टिलिया को लगता है कि यहाँ पे ये सब उसका जो है वहम था और वो रोना शुरू कर देती है। तभी चार्ल्स होता है, ये बोलता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, तुमने एकदम से रोना स्टार्ट क्यों कर दिया है। फिर कैस्टिलिया अपने आप को संभालती है और ये बोलती कुछ नहीं, मेरी आंख में जो है कचरा चला गया था। चार्ल्स बोलता है तुम अब तो ठीक हो ना। कैस्टिलिया बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी कुछ बंदे बोलते कि जल्दी करो, उसे जो रोको यहाँ पे। यहीं पे हम देखते हैं कि जो रियो होते हैं वो सीधा जो कैस्टिलिया उसी की तरफ बढ़ रहा होता है और यहाँ पे जो सैनिक होते हैं उनको भी जो होता है वो मार रहा होता है और सैनिक इसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन रियो अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है और सभी सैनिकों को यहाँ पे मार के साइड में कर रहा होता है और वो जल्दी से भाग के यहाँ पे जो कैस्टिलिया है उसके पास जो है जा रहा होता है और वो जाते ही पहले चार्ल्स को एक घूसा मारता है और जो चार्ल्स होता है वो एक ही घूसे में ढेर हो जाता है। फिर रियो सीधा यहाँ पे जो कैस्टिलिया है उसे जो है पकड़ लेता है और ये कहता है कि अगर कोई भी हिला तो मैं इसे मार डालूंगा। अब ये देख के सही बंदे जो हैरान हो जाते हैं। यहीं पे जो रियो होता है वो कैस्टिलिया से बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो, तुम शादी कर रही हो और तुम्हें ये फैसले सोच के लेने चाहिए। और ये सारी बातें रियो जो है यहाँ पे टेलीपैथी के जरिए जो है बात कर रहा होता है। अब यहाँ पे कैस्टिलिया के जो फादर होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं रियो के ऊपर। रियो कैस्टिलिया को बोलता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमारा जो प्लान है वो तैयार है, बस तुम यहाँ पे हाँ बोलो, मैं तुम्हें यहाँ से जो है भगा के ले जाऊंगा। और वैसे ही मुझे पता है कि तुम यहाँ पे बिल्कुल खुश नहीं रहोगी। फिर यहाँ पे जो कैस्टिलिया होती है वो जो होती है सोच रही होती है और ये बोलती ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे जो रियो होता है ये बोलता है कि फिर तो ठीक ही है और वो सीधा यहाँ पे कैस्टिलिया को उठाता है और अपनी फ्यूचुअल पावर से यहाँ पे भागना स्टार्ट कर देता है और जो भी उसके आगे आता है उन सभी को वो जो मार के साइड में कर देता है और वो लोग अटैक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे रियो जो अपने मैजिकल पावर से रोक लेता है। यहीं पे चार्ल्स कहता है कि कोई हमला मत करो वरना यहाँ पे जो कैस्टिलिया है उसको हमला लग जाएगा, लेकिन कोई बात इसकी मान ही नहीं रहा होता और इसको जो इग्नोर कर रहे होते सभी के सभी। यहीं पे सैनिक बोलते कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें उस लड़के को पकड़ना ही है। यहीं पे चार्ल्स बोलता कि अगर कैस्टिलिया यहाँ से भाग गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, लेकिन सैनिक भी इसकी जय नहीं सुनता। यहीं पे रियो कैस्टिलिया को बोलते कि मैं तुम्हें आयशा के पास छोड़ दूंगा और जिसके बाद मैं आगे चला जाऊंगा और बाकी सैनिकों का जो ध्यान है उसे भटका दूंगा। नेक्स्ट सीन में रियो जो होता है कैस्टिलिया को लेके एक गली में आ जाता है। यहीं पे जो आयशा है वो आ जाती है और कैस्टिलिया को अपने पास रख लेती है। रियो बोलता है कि तुम इसका ध्यान रखना, मैं बाकी सैनिकों से निपट के आता हूं। फिर हम देखते हैं कि जो रियो होता है वो यहाँ पे भाग रहा होता है, सैनिक उसके पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे जो सैनिक उसके सामने आते हैं रियो उन सभी को मार के जो साइड में कर देता है, लेकिन ये उनको जान से नहीं मारता। और इसी तरह रियो सभी सैनिकों को मार के जो आगे बढ़ रहा होता है और यहाँ पे कोई सैनिक भी इसके आगे नहीं टिक पाता। तभी इनका कैप्टन यहाँ पे आ जाता है और कैप्टन और रियो आमने सामने होते हैं और ये दोनों ही
यहाँ पे लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। जो कैप्टन होता है वो रियो के ऊपर लगातार हमला कर रहा होता है, लेकिन रियो उसके हमले को आराम से जो है रोक ले रहा होता है। फिर कैप्टन समझ जाता है कि सिंपल हमलों से इसका कुछ नहीं होने वाला और वो एकदम से पावरफुल जो हमला है वो करता है। लेकिन यहाँ पे जो रियो होता है वो इसके हमलों से बच जाता है और यहाँ पे भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कैप्टन बोलते हैं कि जल्दी से आसपास के जो इलाका है वहाँ पे जो है चेक करो। यहीं पे कैस्टिलिया और जो आयशा होते हैं वो दोनों एक जगह पे खड़े होते हैं। यहीं पे जो रियो होता है वो भी जो होता है आ जाता है। रियो को देख के कैस्टिलिया काफी खुश हो जाती है। तभी एकदम से बिजली जो है कड़कने लग जाती है। यहीं पे कैस्टिलिया जो है रियो को थैंक यू बोलती है। तभी हम देखते हैं कि एकदम से बहुत सारे जो पोर्टल होते हैं वो खुलने लग जाते हैं आसमान में, और साथ ही रियो को यहाँ पे कुछ अजीब सा लगता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बहुत सारे जो अदर वर्ल्डर होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और ये लोग कहते हैं कि हमारे फोन में जो टावर है वो नहीं मिल रहा, और ये लोग कहते हैं कि आखिरकार हम लोग कहाँ पे आ गए। तभी जो यहाँ पे रियो होता है वो समझ जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पे आया है और ये उनका पीछा करते हुए जा रहा होता है। लेकिन कुछ बंदे उनको जो है पकड़ लेते हैं और उनको केज में जो है बंद कर देते हैं। तभी रियो यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है क्या तुमने इस फोन वाली लड़की को देखा है। तभी जो बंदे होते हैं वो एकदम से रियो के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन रियो उन सभी बंदों को यहाँ पे मार देता है और ये सभी जो बच्चे होते हैं उनको जो है बचा लेता है। लेकिन तभी इसके सामने वही लड़की आ जाती है जिससे ये प्यार करता है, यानी हारुतो प्यार करता है। अब हारुतो इसको देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है। अब दोस्तों इसके साथ ये जो सीजन होता है ये खत्म हो जाता है, लेकिन इसका सीजन 2 भी जल्दी आएगा अक्टूबर के अंदर। अगर आप लोग वो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना। अगर आप लोग 40 कमेंट कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये सीरीज अच्छी लगी है, और मैं जल्दी ही जो यहाँ पे सेकंड सीजन है उसे भी जो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले सीजन में, जब तक ले बाय बाय। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैंने पुराने पार्ट को भी मर्ज कर रखा है, लेकिन आपको नीचे टाइमलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। क्लिक करते ही न्यू पार्ट आ जाएगा, जिसके बाद आप नए पार्ट को एंजॉय कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है कहानी को। ये कहानी एक ऐसी दुनिया के बारे में है जिसमें मैजिक ही सब कुछ है। अगर आपके पास मैजिक नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा ही नीचे देखा जाएगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि हमारा मेन कैरेक्टर विल, जिसके पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, वो यहाँ पे टॉप पे जाना चाहता है, वो भी जो है अपनी स्ट्रेंथ की हेल्प से, और यहाँ पे जो टावर है उसके ऊपर जो है चढ़ना चाहता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो विल को ऊपर जाते हुए नहीं देख सकते, इसलिए वो उसे रोकना चाहेंगे। तो देखते हैं कि आखिरकार विल ऊपर कैसे पहुंचता। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे एक एकेडमी दिखाई जाती है जिसके अंदर सभी बच्चे यहाँ पे जो है मैजिक की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में एक बंदा यहाँ पे जो है डंजन में मोस्टर से फाइटिंग कर रहा होता है, और ये बंदा विल होता है, और विल सबको यहाँ पे हरा देता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इनकी क्लास चल रही होती है। टीचर यहाँ पे सभी को पढ़ा रहे होते हैं। टीचर बोलते कि मैं तुम में से एक बंदे को बुलाऊंगा यहाँ पे जो है मैजिक करने के लिए। फिर हम देखते कि टीचर मैजिक करने के लिए विल को बुला लेते हैं और ये बोलते कि तुम्हें पता होगा कि आखिरकार मैजिक कैसे करना है। तुम्हें बस यहाँ पे जो फायर मैजिक का इस्तेमाल करना है और इन दोनों चीजों को यहाँ पे जलाना है। लेकिन विल यहाँ पे ये नहीं कर पाता। तभी टीचर बोलते कि आखिरकार मैं तुम्हारा क्या करूँ, तुम 6th ईयर में पहुंच गए और तुम इतना छोटा मैजिक नहीं कर पाते, इस तरह तुम बिल्कुल भी पास नहीं हो पाओगे। तभी हम देखते कि सीन एकदम से मैजिक का हमला करता है और यहाँ पे इसको जो है जला देता है, जिस पे टीचर बोलते कि आखिरकार तुमने ये क्यों किया। फिर सीन बोलता है कि असल में मेरा दोस्त ये नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं सोचा क्यों ना मैं इसकी हेल्प कर दूं और यहाँ पे इसको करके दिखा दूं। टीचर बोलते कि अगर अगली बार तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। फिर हम विल को क्लास के बाहर देखते हैं जो बहुत ज्यादा दुखी होता है। तभी यहाँ पे सीन और उसके दोस्त आ जाते हैं और ये बोलते कि वैसे टीचर ने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हें इस एकेडमी को छोड़ के चला जाना चाहिए क्योंकि तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तभी यहाँ पे क्लिफ आ जाती है और ये बोलती कि तुम विल को जो है परेशान करना बंद करो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब यहाँ पे सीन कहता है ठीक है मैं अभी तो जा रहा हूँ। जिसके बाद विल और क्लिफ यहाँ पे जा रहे होते हैं। यहीं पे विल बोलते कि वैसे उन बंदों ने कुछ गलत भी नहीं कहा, मैं यहाँ मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। तभी क्लिफ बोलती कि भले तुम मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन तुम स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लिफ कहता कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम्हारा शुक्रिया, तुम हमेशा मुझे जो है मोटिवेट करती हो। फिर क्लिफ ऊपर जो है देखने लग जाता है टावर की तरफ। तभी कैस्टिलिया कहते कि जो एल्फिलिया है वो हमें देख रही होगी। तो यहाँ विल बोलते कि हाँ वो जो हमें जरूर देख रही होगी। और फिर हमें टावर के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे बहुत समय पहले बहुत सारे मॉन्स्टर आए थे जिन्होंने इस जगह को घेर लिया था और आसमान को काला कर दिया था। तभी कुछ मैजिक वेंडर आए और उन्होंने मॉन्स्टर को हरा दिया और जिसके बाद वो टावर को यहाँ पे जो है खड़ा कर दिया गया और वो टावर के टॉप पे पहुँच गए ताकि वो यहाँ पे जो बैरियर है उसकी जो है रक्षा कर सके और यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उनको जो है सील रखे।
फिर हम यहाँ पे एल्फिलिया और विल को देखते हैं जो दोनों यहाँ बैठे होते हैं और ये दोनों बोलते हैं कि हम लोग ऊपर जो है जाएंगे एक दिन, क्योंकि टावर के ऊपर से जो सनसेट है वो बहुत ज़्यादा प्यारा दिखता है और मैं तुम्हारे साथ जो सनसेट है वो देखना चाहता हूँ। फिर एल्फिलिया और विल वादा करते हैं, लेकिन यहाँ पे विल कहता है कि मुझे लगा कि वो बच्चों का एक वादा था जो हमने सिर्फ ऐसे ही किया था, लेकिन यहाँ पे जो एल्फिलिया थी वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी, वो जो है ऊपर चली गई और मैं नीचे रह गया, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा और यहाँ पे जो है ऊपर आकर रहूंगा। फिर यहीं पे हम टीचर को देखते हैं जो कह रहे होते कि आखिरकार तुम डंजन में क्या करने गए थे। तो विल बोलते कि प्लीज आप जो है मुझे माफ कर दीजिए। टीचर बोलते कि तुम्हें पता है कि जो तुम्हारे क्रेडिट्स हैं वो कितने ज़्यादा कम है, तुम्हें यहाँ पे टेस्ट में पास होने के लिए पूरे 50 क्रेडिट चाहिए, लेकिन तुम्हारे अभी 4 क्रेडिट्स हैं वो जो है कम है, इसलिए तुम्हें इस वीक के एंड तक 4 क्रेडिट को इकट्ठा करना पड़ेगा। तभी विल बोलता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये वीक खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बाकी है, और जिसकी अब विल बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है और ये जो होता है यहाँ पे किताब में चेक करने लग जाता है कि आखिरकार कौन सा ऐसा मॉन्स्टर होगा जो इसको 4 जो क्रेडिट्स हैं वो जो है दिला देगा। तभी टीचर बोलते हैं कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे 6th फ्लोर पे एक ऐसा मॉन्स्टर आया है जिसे अगर तुम मार दोगे तो यहाँ पे तुम्हें 4 क्रेडिट्स मिल जाएंगे। अभी सुनने के बाद विल बहुत खुश होता है और टीचर को थैंक यू बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम सिन को देखते हैं जो ये बात सुन लेता है और वो भी जो होता है डंजन में आ चुका होता है। यहीं पे हम विल को देखते हैं जो डंजन में आ चुका होता है और वो जो है मॉन्स्टर को ढूंढ रहा होता है। दूसरी तरफ हम सिन और उसके दोस्तों को देखते हैं जो डंजन के अंदर जा रहे होते हैं। तभी उसके दोस्त बोलते हैं कि आपको सही में लगता है कि हमें ये करना चाहिए। शिन बोलते हैं कि जो बंदा मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता उसे जो इस अकेडमी में नहीं होना चाहिए और तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा। तभी इनके ऊपर हमला होता है। विल जो होता है इस आवाज को सुन लेता है और ये इनकी ओर भाग के जो है आ रहा होता है इनको बचाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाता है और वो शिन और उसके दोस्तों पे हमला कर रहा होता है। तो विल ये सब देख रहा होता है और ये सोच रहा होता है क्या इसको यहाँ पे जो है बचाया जाना चाहिए, क्योंकि शिन ने हमेशा इसको जो है परेशानी किया है, इसलिए इसे छोड़ना चाहिए कि बचाना चाहिए। तभी इसको एल्फिलिया की याद आती है जो कहते कि तुम बहुत काइंड ऑफ विल। फिर विल जो है यहाँ पे तय करता है कि वो सिन को बचाने वाला है और ये लड़ने के लिए आ जाता है और ये मॉन्स्टर से यहाँ पे लड़ाई कर रहा होता है। तभी हम देखते कि सिन के टीचर के पास यहाँ पे प्रोफेसर आए होते हैं और ये बोलते कि तुम्हें पता नहीं यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो जो अपीयर हो गया है, वो भी जो बहुत खतरनाक 6th फ्लोर के ऊपर, और सिन और उसके दोस्त वहाँ पे गए हुए हैं। तो जिस पे टीचर बोलते कि तुम चिंता मत लो, विल वहाँ पे गया है, वो सब कुछ संभाल लेगा। फिर हम देखते कि यहाँ पे विल जो होता है उस मॉन्स्टर का नाखून जो है काट देता है और ये सब वो लोग देख रहे होते हैं मैजिक बॉल की हेल्प से। टीचर बोलते कि सिन भले ही मैजिक इस्तेमाल ना कर सकता हो, लेकिन यहाँ पे तलवारबाजी में उसका जो है कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता और वो यहाँ पे सबको निपटा सकता है इससे। यहीं पे हम विल को देखते हैं जो मॉन्स्टर का एक हाथ काट देता है और उसकी तलवार नीचे गिर जाती है। फिर विल यहाँ मॉन्स्टर की तलवार को उठाता है और जो मॉन्स्टर होता है उसी को काट देता है। फिर विल पूछता है कि सिन तुम ठीक तो हो ना, लेकिन सिन तो शौक में होता है। फिर नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर इसको जो है डांट रहे होते हैं, लेकिन इसको 10 पॉइंट मिल जाते हैं और ये बहुत खुश होता है। यहीं पे हम विल के पास्ट के सीन को देख पाते हैं जहाँ पे विल बहुत दुखी होता है। सही बंदे बोल रहे होते हैं कि आखिरकार इसे जो है यहाँ पे एडमिशन कैसे मिल गया। तभी एक लड़की बोलती कि असल में इनको लेडी जो अलगेरिया है उसको जो यहाँ पे लेके आना था और ये जो उनका बेस्ट फ्रेंड था, इसलिए इसको चारे के रूप में इस्तेमाल किया गया। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो वेलकनर होता है वो जो होता है विल को लेके आया होता है और ये पूछता है कि आखिरकार हमें इसका क्या करना है। तभी टीचर इसको एक चाकू देती है और यहाँ पे अपने मैजिकल पावर से इसके ऊपर हमला करती है, लेकिन विल जो होता है चक्कू से सभी जो मैजिकल स्पेल होते हैं उनको जो है काट देता है। टीचर कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा कमाल का है, तो ये जो है अकेडमी में रह सकता है। तभी वैगन बोलते हैं लेकिन ये तो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। टीचर बोलती कोई बात नहीं, यही तो देखना है कि आखिरकार ये रहता कैसे यहाँ पे। तभी विल बोलता है कि अगर मैं यहाँ पे पढ़ाई करूंगा तो क्या मैं एल्फिलिया के पास जा सकता हूँ। टीचर बोलती कि यहाँ तो बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो मुश्किलें हैं वो आएंगी तुम्हारे रास्ते में। नेक्स्ट सीन में हम वेलन को देखते हैं जो यहाँ पढ़ा रहे होते हैं और ये बोलते कि अगर तुम्हें टावर पे पहुंचना है उससे पहले तुम्हें अपर जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जो पहुंचना होगा और वहाँ पे पहुंचने के 2 रास्ते हैं। या तो तुम अपना खुद का जो मैजिक है उसे जो इन्वेंट कर दो, फिर यहाँ पे टावर वाले बंदे तुम्हें खुद जो ऊपर ले जाएंगे, और दूसरा तरीका ये है कि तुम्हें बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी और साथ में जो क्रेडिट्स हैं उनको जो है कमाने पड़ेंगे, जिसके बाद ही तुम हाई स्कूल में जा सकते हो। लेकिन तुम्हारे क्रेडिट्स इतने कम है कि लगता है नहीं कि तुम पास भी होगे, इसलिए हम पूरे सिलेबस को दोबारा से जो है पढ़ने वाले हैं। अब विल और बाकी बंद दुखी हो जाते हैं। फिर हम टीना और विल को देखते हैं जहाँ पे टीना बोल रही होती है कि प्रोफेसर ने कुछ ज्यादा ही काम दे दिया। विल बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ प्रोफेसर काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं हमें जो है ऊपर ले जाने के लिए, इसलिए हमें भी मेहनत करनी चाहिए।
तभी हम नेक्स्ट सीन में सिन के दोस्तों को देख पाते हैं जो यहाँ पे सिन की डींगे हाँक रहे होते हैं और ये बोलते हैं कि सिन ने डंजन के अंदर उस मोस्टर को हरा दिया और वो जो बहुत ज्यादा कमाल का था। सिन कहते कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है, डंजन के अंदर मोस्टर को हराने वाला मैं नहीं, विल था। तभी सिन को जो है विल दिखाई देता है और ये जो होता है विल के पास चला जाता है और यहाँ पे जो टीना होती है वो बीच में आ जाती है और ये बोलती है कि अगर तुमने कुछ किया तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो जो सीन होता है वो जो तो चुपचाप से यहाँ से जो है चला जाता है। जिसके बाद हम प्रिंसिपल को देखते हैं जिसके पास प्रोफेसर आए होते हैं और ये बोलते कि जो बंदा यहाँ मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता वो जो यहाँ पे 6 ईयर में पहुंच चुका है, आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। टीचर बोलती कि क्या हो गया, फिर वो जो है तलवार का इस्तेमाल कर सकता है। प्रोफेसर बोलते हैं लेकिन हमारा स्कूल यहाँ मैजिशियन के लिए है, ना कि किसी वॉरियर के लिए। फिर टीचर सिन की फाइल को खोल के देखती है और ये कहती है कि अगर हम उसकी मैजिक ना करने वाली बात को हटा दे तो यहाँ पे इसमें जो कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत लगती है तो आप यहाँ पे जो उसका टेस्ट ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो इस एकेडमी में रहने के लायक नहीं है तो आप जो उसे फेल कर सकते हैं और हम लोग उसे बाहर निकाल देंगे। प्रोफेसर बोलते हैं ठीक है, मैं तैयार हूँ। फिर यहाँ प्रोफेसर चले जाते हैं। टीचर कहते हैं कि जो प्रोफेसर हैं वो अच्छे समझ सकते हैं कि यहाँ पे किसको मैजिक वेंडर बनना चाहिए और नहीं बनना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम विल को देखते हैं जो यहाँ पे लॉकर के अंदर अपनी तलवार को रखा होता है। टीना बोलती कि तुमने तलवार को यहाँ पे क्यों रखा है, जिससे विल बोलते कि टीचर मुझे इसे क्लास में लाने की परमिशन नहीं देते, इसलिए मैं इसे यहाँ रखता हूँ। तभी विल यहाँ पे पढ़ाई कर रहा होता है। टीना पूछती कि तुम क्या कर रहे हो, तो विल बोलता है कि मैं जो ड्राफ्ट मैन है उनके बारे में लिख रहा हूँ। वो जो दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पे आए थे, उनके पास कोई मैजिकल पावर नहीं थी, फिर भी उन्होंने जो मैजिशियन है उससे फाइटिंग करी और जीते और यहाँ पे एक जगह बनाई। यहीं पे प्रोफेसर आ जाते हैं और ये बोलते कि विल तुम जो मेरे साथ हॉल में चलो। इसके बाद ये हॉल में आ जाता है। प्रोफेसर बोलते कि तुम्हारे जो नंबर है वो काफी बेकार आ रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा। अगर तुम जीतते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पे 10 क्रेडिट दे दूंगा और तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हें जो मेरे ऊपर सिर्फ एक बार करना है। अगर तुम एक बार भी कर पाए तो तुम जीत जाओगे, अगर नहीं कर पाए तुम्हें जो एकेडमी को छोड़ के जाना पड़ेगा। यहीं पे हम वेलक्रर को देखते हैं जिसको प्रिंसिपल ने बुलाया होता है। प्रिंसिपल बोलती कि मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाने के लिए बुलाया है कि आपका स्टूडेंट कैसा कर रहा है, क्योंकि प्रोफेसर उसका जो है टेस्ट ले रहे हैं। तो वेलकर बोलते हैं कि आखिरकार यही जो है टेस्ट क्यों ले रहे हैं, आपको पता है कि ये लगभग यहाँ पे जो मैजिक वेंडरिया है वो जो बनने वाला ही थे। फिर यहीं पे हम विल को देखते हैं जिसके ऊपर जो टीचर है वो लगातार हमला कर रहे होते हैं और जो विल है वो लगातार इनसे जो बच रहा होता है। तो विल की जो कैट होती है वो यहाँ पे ये सब देख लेती है और उसके ऊपर खून लग जाता है और वो चली जाती है। प्रोफेसर बोलते कि भले तुम मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन तुम्हें एक जो मैजिक है वो ठीक से आना चाहिए जिसे तुम यहाँ पे 1000 बार जो इस्तेमाल कर सको। जिसके प्रोफेसर यहाँ फायर मैजिक को 1000 बार जो इस्तेमाल करते हैं विल के ऊपर, लेकिन यहाँ पे जो विल होता है वो बच जाता है। यहीं पे हम टीना को देखते हैं जो यहाँ पे खड़ी होती है। तभी कैट यहाँ पे आ जाती है। टीना देखती कि इसके ऊपर खून लगा है। जिसके बाद हम विल को देखते हैं जो यहाँ खड़ा होता है। तभी टीचर बोलते कि आखिरकार तुम हार क्यों नहीं मान लेते हो। तो विल बोलते कि मैं बिल्कुल भी हार नहीं मान सकता हूँ। टीचर बोलते कि आखिरकार तुम वेल्ड्रैक क्यों बनना चाहते हो। जिसपे विल बोलते कि जिस पर्सन से मैं प्यार करता हूँ वो जो टावर के ऊपर रहता है और मुझे उसके पास जाना है क्योंकि मैंने उसे जो प्रॉमिस किया है। टीचर बोलते कि ये तो बहुत ज्यादा बेकार रीजन है, इसलिए अब मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ। तभी टीना आती है और इसको जो तलवार दे देती है। अब यहाँ विल तैयार हो जाता है। यहीं पे जो प्रोफेसर होते हैं वो भी जो होते हैं अपने मैजिक स्पेल को तैयार कर लेते हैं और वो लगातार विल के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन विल उन सभी स्पेल से बचते हुए यहाँ पे जो आगे जा रहा होता है। और जिसके बाद वो प्रोफेसर के पास पहुंच जाता है और यहाँ पे एक कट मारने में वो ज्यादा सफल हो जाता है। प्रोफेसर बोलते हैं ठीक है, तुम्हें 10 क्रेडिट दिए जाते हैं और ये चले जाते हैं और यहीं पे विल जीत जाता है। यहीं पे हम एल्फीरिया को देखते हैं जो यहाँ पे टावर के ऊपर जा रही होती है और ये विल को बोलते कि विल तुम बहुत ज्यादा ही काइंड पर्सन हो। तभी विल एल्फीरिया को बोलता है कि मैं अपना प्रॉमिस जरूर निभाऊंगा और मैं तुम्हारे लिए टावर के ऊपर आऊंगा और हम दोनों बैठ के सनसेट को देखेंगे। एल्फीरिया यहाँ पे रोने लग जाती है और ये बोलती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर विल प्रोफेसर वैगरन को बोलता है कि आखिरी बार होगा जब मैं रोऊंगा। फिर हम देखते हैं कि विल यहाँ पे न्यूज़पेपर बांट रहा होता है। तभी उसका ध्यान एक न्यूज़पेपर के ऊपर जाता है जिसमें एल्फीरिया ने काम दिया होता है। एल्फीरिया को यहाँ पे जैम चाहिए था और साथ ही एल्फीरिया ने पूरे 12 जो मैजिक है वो भी जो है क्रिएट किए हैं, वो भी नई टाइप के। तो ये जो एक रिकॉर्ड बन चुका है। अब विल न्यूज को पढ़ के बहुत खुश होता है और ये फटाफट घर पे आता है और ये रॉक्सी को बोलता है कि जल्दी करो, तुम मुझे यहाँ पे
कुछ नए मैजिकल जो आइटम्स है वो बना कर दे दो, क्योंकि मैं डंजन के अंदर जा रहा हूँ। तभी रॉक्स बोलता है क्या तुम यहाँ पे क्लास नहीं लगाने वाले? तो विल बोलता है कि नहीं, एल्फ्रिया ने एक काम दिया है, उसे जो है मुझे पूरा करना होगा, और साथ ही इस काम को पूरा करने के लिए जो पैसे हैं वो भी जो है दिए जा रहे हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं जा रहा हूँ यहाँ पे इस काम को पूरा करने के लिए। अब विल मैजिकल आइटम को ले लेता है और यहाँ पे तैयार हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट में विल डंजन के 4th फ्लोर पे आ जाता है और ये आते ही देखते हैं कि बहुत सारे जो बंदे हैं वो पहले ही एल्फ्रिया का काम करने के लिए आए होते हैं और साथ में सिन भी आया होता है। तो विल समझ जाता है कि अगर सिन यहाँ पे है तो यहाँ कोई जेम नहीं बचा होगा। फिर विल नीचे जा रहा होता है, तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो मॉन्स्टर से घिरी होती है। तो विल आता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है और उस लड़की को बचा लेता है। विल बोलता है कि मेरा नाम विल है, तो एरिस बोलती है कि मेरा नाम एरिस है, और जिसके बाद विल और एरिस यहाँ बात करते हुए जा रहे होते हैं। तभी विल बोलता है कि तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा क्योंकि तुम मुझसे बात कर रही हो जिसके पास कोई मैजिक नहीं है, क्या तुम मुझे नीचे नहीं देखती हो? एरिस बोलती है कि असल में आपने मेरी जान बचाई है तो आखिरकार मैं आपको नीचे दर्जे से कैसे सोच सकती हूँ? वैसे आप भी क्या जेम इकट्ठे करने आए हैं? तो यहाँ पे विल बोलता है कि हाँ, मैं भी जो हूँ जेम इकट्ठे करने आया हूँ। एरिस बोलती है ये तो काफी अच्छी बात है क्योंकि मैं भी जेम इकट्ठे करने आई हूँ और जेम को इकट्ठा करके मैं टावर को खड़े रखने में यहाँ पे जो सपोर्ट कर सकती हूँ। फिर विल यहाँ पे कहता है कि असल में जो आसमान हमें दिखता है वो असली आसमान नहीं है, वो जो एक मैजिकल बैरियर है, और ऊपर जो असली आसमान है वो टावर के ऊपर है, और टावर को खड़ा रखने के लिए मैजिक वेंडर बनाए गए हैं। और यहाँ पे बच्चे जो है डंजन के अंदर आते हैं जब भी कोई मैजिक वेंडर काम देता है, क्योंकि हमें उस काम को पूरा करना होता है, क्योंकि काम पूरा करने से हमें ऐसा लगता है कि हमने भी टावर को खड़ा करने में हमने जो है सपोर्ट किया है, इसलिए सभी बच्चे जल्दी से जो है आ जाते हैं। एरिस कहती कि मैं भी जो है एक बार एल्फ्रिया से मिल चुकी हूँ, वो बहुत ज्यादा कमाल की है। उस समय मैं डंजन में अकेली थी, मॉन्स्टर ने मुझे घेर रखा था, तभी यहाँ पे एल्फ्रिया आई और उन्होंने जो है मेरी जान बचा ली। उनके बोलने का स्टाइल बहुत ज्यादा अच्छा है और वो कितनी ज्यादा क्यूट दिखती हैं। तभी एक मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला कर देता है और ये देख के एरिस बहुत ज्यादा शौक में आ जाती है और वो कहती कि आखिरकार इतना बड़ा मॉन्स्टर यहाँ पे कैसे आ गया। यहीं पे जो विल होता है वो कहता है कि मैं जाके इससे जो है लड़ने वाला हूँ। एरिस कहती कि क्या तुम पागल हो चुके हो? अगर तुम इसके पास गए और तुमने इसको टच भी किया तो ये मॉन्स्टर तुमको जो है फ्रीज कर देगा। विल बोलते कि तुम चिंता मत लो, मैं पहले भी इस मॉन्स्टर से लड़ चुका हूँ। फिर विल लड़ने के लिए आ जाता है, मॉन्स्टर विल के ऊपर हमला करता है, लेकिन विल जो होता है उसके हमलों से बचते हुए मॉन्स्टर के पास आ जाता है और जो मैजिकल आइटम होता है उसे जो है यहाँ पे ये मॉन्स्टर के ऊपर लगा देता है और मॉन्स्टर के ऊपर चारों ओर से घुमा देता है। और जब मॉन्स्टर पूरी तरह से रस्सी से बंध जाता है, विल जो होता है रस्सी में आग लगा देता है और मॉन्स्टर वहीं पे तबाह हो जाता है और मर जाता है। और विल को मॉन्स्टर के अंदर से बहुत बड़ा जो जैम होता है वो जो होता है मिल जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में एरिस को देखते हैं जो यहाँ पे टावर के ऊपर आ रही होती है और ये बोलती कि मुझे उसके बारे में जो रिपोर्ट करनी होगी, भले ही वो यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल ना कर सकता हो, लेकिन अपने लड़ाई का हुनर का इस्तेमाल करके वो जो चीजों को कवर कर सकता है, मुझे ये रिपोर्ट करनी ही होगी। फिर यहाँ पे ये अंदर आ जाती है, सारे जो वेंडर होते हैं वो मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी एरिस बोलती है कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? वेंडर बोलते कि नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो है बातचीत कर रहे थे कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो आजाद हो सकता है क्योंकि बैरियर कमजोर हो रहा है, इसलिए हमें उनसे लड़ने के लिए और जो बंदे हैं वो चाहिए ताकि हम लोग टावर को बचा सकें। अब बताओ कि तुम क्या खबर लेके आई हो? खबर? तो एरिस बोलती कि ये बंदे का नाम विल है और ये जो यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन वो लड़ने में बहुत ज्यादा ही काबिल है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसे जो टावर के ऊपर ले आए। तभी वेंडर्स बोलते कि हम लोग इसके बारे में बाद में सोचेंगे क्योंकि यहाँ पे ग्रेट मैजिक फेस्टिवल आ रहा है, अगर वो इस काबिल है तो वो जरूर यहाँ पे रास्ता ढूंढ लेगा ऊपर आने का। और ये बोलने के बाद ये लोग चले जाते हैं। तभी एरिस एल्फ्रिया को बोलती कि जो विल है वो बहुत ज्यादा कमाल का है। तभी एल्फ्रिया के पास विल का जो जैम होता है वो पहुंच जाता है और ये बोलती कि विल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम जल्दी से ऊपर आ जाओ। यहीं पे सभी स्टूडेंट जो होते हैं गोलम से फाइटिंग कर रहे होते हैं और ये जो होते हैं गोलम को मारने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पे टीना भी जो होती है इन सभी गोलम्स को मार देती है और इन सभी को पॉइंट मिल जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि विल की भारी आ जाती है। यहाँ पे जो विल होता है वो मॉन्स्टर को मारने के लिए अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करने वाला होता है। तभी बच्चे बोलते हैं कि आखिरकार ये लड़का क्या ही कर पाएगा, ये जो है किसी भी काम का नहीं है। अब विल का ध्यान भटक जाता है और यहाँ पे गोलम विल को एक घूसा मारता है जिससे विल बहुत दूर गिरता है। बच्चे बोलते हैं कि हमने कहा ही था कि आखिरकार हमने जैसे यहाँ पे रखा क्यों है, इसे जब भगा देना चाहिए। तभी जून यहाँ पे आ जाता है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और गोलम को एक ही बार में जो है खत्म कर देता है। ये देखे सभी बच्चे कहते कि यही जो हमारा मैजिक वेंड्रिया बन सकता है। तभी जून आगे जाता है और एक टीम को बोलता है कि अभी ग्रेट मैजिक फेस्टिवल आ रहा है और मैं तुम्हें उसके लिए चैलेंज करता हूँ। तो जो एल्फ की टीम होती है वो इस चैलेंज को मान लेती है और यहाँ पे चली जाती है।
फिर यहाँ पे जून बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और ये कहता है कि मैं उसे हरा दूंगा। तभी विल यहाँ पे बैठा होता है। तभी जून इसके आगे आता है और ये बोलता है कि तुम अपने गंदे पैर क्या मेरे आगे से हटाओगे। तो विल बोलता है कि ठीक है और अपने पैर को हटा लेता है। यहीं पे जून के दोस्त बोलते हैं कि यहाँ पे आप ही जो अगले जो मैजिक वेंड्रिया है वो जो बन सकते हैं, आपके अलावा कोई ये काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट ईयर में हम टीना और विल को देखते हैं, जहाँ पे टीना कह रही होती है कि जो ग्रेट मैजिक फेस्टिवल है वो जो आने वाला है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसमें जो पार्टिसिपेट लो। और फिर हमें मैजिक फेस्टिवल के बारे में बताया जाता है। असल में इसमें बहुत सारे इवेंट होते हैं जिसमें स्टूडेंट अपनी जो पहचान है वो बनाते हैं। अगर उनकी पहचान ठीक से बनी तो वो डायरेक्ट जो टावर है उसमें जो जा सकते हैं। यहीं पे टीना कहती है कि जो टावर के चारों बंदे हैं वो नीचे आने वाले हैं। अगर तुम उन चारों बंदों में से एक बंदे को भी इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाते हो तो तुम जो है टावर पे चले जाओगे। तुम मुझे बताओ क्या तुम उसमें हिस्सा लेने वाले हो। तभी विल बोलते कि नहीं, मैं बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेने वाला, क्योंकि पिछली बार जब मैंने हिस्सा लिया था सभी लोग बहुत ज्यादा नाराज हुए थे, इसलिए मैं इस बार हिस्सा नहीं लूंगा। जिसपे टीना कहती कि मुझे लगा कि ये सबसे अच्छा मौका होगा तुम्हारा जो है टावर के ऊपर जाने का, लेकिन विल मना कर देता है। फिर बाहर हम बंदों को देख पाते हैं जो यहाँ पे मैजिक जो फेस्टिवल है उसकी जो तैयारी कर रहे होते हैं। फिर टीना विल को बोलती कि अगर तुम खबरी के यहाँ तो लग जाओ तो कमाल हो जाएगा, क्योंकि खबरी जो है सीधा जाके तुम्हारे बारे में जो मैजिक वेंडरिया है उनको जो है बताएगा और वो लोग फिर तुमको बुला सकते हैं। तभी विल बोलते कि आखिरकार खबरी कौन है। टीना बोलती कि ये तो मुझे भी नहीं पता। फिर टीना जो होती है यहाँ पे विल का लॉकर खोल देती है और ये बोलती कि तुम इसके बारे में सोचो। तभी टीना को यहाँ पे लॉकर के पीछे कुछ अजीब लगता है और ये कहती है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और ये अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और लॉकर को खोल देती है। और ये देखती है कि पीछे पूरा जो है रूम बना हुआ है और यहाँ पे जो माइक है वो जो है बैटिंग करवा रहा है। ये बोलता है कि बताओ कौन यहाँ पे मैजिक वेंड्रिया बन सकता है, जल्दी से बैटिंग करो। सही बंदे जो होते अपने अपने कैंडिडेट पे जो है बैटिंग कर रहे होते हैं। ये देख के टीना कहती कि मुझे पता है कि टीचर्स यहाँ पे नहीं आते, लेकिन फिर भी ये लोग इस तरह बैटिंग तो नहीं कर सकते। तभी शिन जो होता है यहाँ पे विल को देख लेता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो टीना बोलती कि हमें ये रूम ऐसे ही मिल गया था, अगर तुमने यहाँ पे लड़ाई की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शिन बोलते कि मुझे तुमसे लड़ाई नहीं करनी और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि विल यहाँ पे जो होता है बैठा होता है। तभी टीना पूछती क्या तुम शाम को फ्री हो, अगर तुम चाहो तो हम लोग डंजन में चल सकते हैं। जिससे विल बोलते हैं कि मुझे माफ करना, असल में मुझे यहाँ पे होटल में काम करने जाना है। अब टीना दुखी हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में विल होटल में काम कर रहा होता है और होटल के अंदर बहुत सारे जो ड्राफ्टमैन होते हैं वो यहाँ पे आए होते हैं। विल इन सभी को खाना दे रहा होता है। यहीं पे इसका दोस्त भी इसकी जो हेल्प कर रहा होता है। विल बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं यहाँ पे तुम्हें ले आया। विल का दोस्त बोलता है कोई बात नहीं, ये पहली बार है जब मैं यहाँ पे फिजिकली काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। फिर इसी तरह ये लोग यहाँ पे जो है काम करना स्टार्ट कर देते हैं। विल को भी यहाँ पे काम करके काफी अच्छा लग रहा होता है। तो विल का दोस्त बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे काम क्यों करते हो, तुम कहीं और काम क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें पैसे भी बहुत कम मिलते हैं। तो विल बोलता है लेकिन यहाँ का जो जगह है वो जो है काफी अच्छा है, इस सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं। तभी जून यहाँ पे आ जाता है और ये अपने बंदों को बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे किस गंदी जगह पे ले आए हो। तो ये बोलते कि माफ कीजिएगा, लेकिन अभी तक कोई और होटल खुला नहीं था। तभी जून विल को देख लेता है और ये कहता है कि अच्छा तुम भी यहीं पे काम करते हो, वैसी भी जगह तुम्हारे लिए ठीक है क्योंकि तुम किसी भी काम के नहीं हो। तभी ड्राफ्टमैन इसे घूर रहा होता है। तभी जून कहता है कि लगता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, वैसे तो तुम दूसरी दुनिया से आके यहाँ पे रहते हो और तुम मुझे घूर रहे हो। फिर जून अपनी जगह पे बैठ जाता है और ये बोलता है कि मेरे लिए खाना लेके आओ। फिर जो खाना होता है वो इसके पास आ जाता है। जून कहते हैं कि आखिरकार ये कितना गंदा खाना है, इसे जो है कौन नहीं खाएगा। तभी जो विल होता है वो इसके पास आता है और ये बोलता है कि तुम्हें इस तरह खाने की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, ये लोग बड़ी मेहनत करके यहाँ पे जो खाना है उसे जो उगाते हैं और तुम्हें देते हैं, तुम्हें जो इनकी इज्जत करनी चाहिए। जून बोलते हैं कि आखिरकार मैं इनकी इज्जत क्यों करूं, यहाँ पे ये लोग कितना बेकार खाना बनाते हैं, और ये खाने को विल के ऊपर फेंक देता है। तब विल को गुस्सा आ जाता है और ये इसके दोस्तों को पकड़ के नीचे जो है पटक देता है, जिसपे यहाँ पे जून को गुस्सा आ जाता है और जून विल के ऊपर हमला कर देता है और ये विल को पकड़ लेता है और यहाँ पे कहता है कि अब तुम यहाँ पे मेरे हाथों से मारे जाओगे, और ये विल को टॉर्चर कर रहा होता है, लेकिन यहाँ विल को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये बोलता है कि मेरे पास एक कमाल का आइडिया है, तुम मैजिक फेस्टिवल में यहाँ पे पार्टिसिपेट लो और उस समय मैं तुम्हें हरा दूंगा। विल बोलता ठीक है, मैं मैजिक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट ले लूंगा। फिर जून बोलता है कि अगर मैं जीता तो तुम्हें यहाँ पे मैजिक्स एकेडमी से बाहर जाना होगा। विल बोलता है कि अगर मैं जीता तुम्हें इन सबसे माफी मांगनी होगी। हम विल को देखते हैं जब मैजिक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट ले रहा होता है और फाइनली मैजिक फेस्टिवल का दिन भी आ जाता है। यहीं पे हम देखते हैं कि इनका टूर्नामेंट चल रहा होता है जो हैरी पॉटर में चलता है बॉल को पकड़ने का, और एरिस भी जो होती है इसमें पार्टिसिपेट ले रही होती है और हम देखते हैं कि एरिस इस मुकाबले को जीत जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे एरिस जा रही होती है
तभी प्रिंसिपल बोलती क्या तुम जा रही हो, तो एलिस बोलती कि हाँ मुझे किसी को चीयर करना है। यहीं पे सिन और उसके दोस्तों को देखते हैं, जहाँ सिन सोच रहा होता है कि जो विल है उसे छोड़ के टीना मेरे पास आई यहाँ पे हेल्प मांगने के लिए। वो कह रही थी कि वो काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, और ये टीना के पास जा रहा होता है। और जैसे ही टीना के पास जाता है ये देखते है कि विल यहाँ बैठा हुआ है। तभी यहाँ पे सिन बोलता है कि आखिरकार विल यहाँ पे क्या कर रहा है। टीना बोलती कि हम तीनों की एक टीम है, क्योंकि हमारे जो पॉइंट है वो कम पड़ रहे थे, इसलिए हमने तुम्हें जो बुलाया है। लेकिन सिन बिल्कुल नहीं मान रहा होता, लेकिन टीना उसे काफी समझाती है, तो यहाँ पे सिन भी मान जाता है इनके साथ टीम बनाने के लिए। फिर यहाँ माइक को देखते हैं जो कहता है कि फाइनली मैजिक फेस्टिवल में तुम लोगों का स्वागत है। और मेरे साथ जो प्रोफेसर बैठे हैं उनको जो है कोई पसंद नहीं करता, लेकिन ये बात कोई भी इनके मुंह पे नहीं बोल सकता। तो माइक बोलते कि आखिरकार मुझे यहाँ पे किसने कहा था कि मुझे इनके साथ यहाँ पे बैठना होगा। तभी टीचर बोलते कि मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ माइक। फिर यहाँ माइक बोलते कि चलिए फिर मुकाबले को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सभी जो एल्फ होते हैं वो अपना मैजिक सर्कल क्रिएट करते हैं और यहाँ मैजिक कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं, जिसके बाद हमें विल बताता है कि असल में जो मुकाबला है वो जो है ग्राउंड से बाहर से होगा और सभी स्टूडेंट को ग्राउंड के अंदर आना है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ट्रैप मिलेंगे, अगर वो ट्रैप से बचते हुए यहाँ पे आ जाते हैं तो उनको यहाँ पे एक ताज मिलता है, जो भी ताज को पकड़ेगा वो जीत जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप चाहो तो स्टूडेंट का रास्ता भी जो है रोक सकते हो और या फिर आगे बढ़ सकते हो। और इस बार तो बहुत सारी जो कमाल की टीमें हैं उन्होंने जो है हिस्सा लिया है। एक तरफ है हमारी एल्फ टीम, दूसरी तरफ हमारी जून की टीम, और यहाँ पे एक बंदे ने और हिस्सा लिया है जिसका नाम है विल। अब सभी लोग जो होते हैं विल का मजाक उड़ा रहे होते हैं और ये बोलते हैं कि आखिरकार इस बंदे ने हिस्सा क्यों लिया, पिछली बार हमने इसकी इतनी बेइज्जती की थी लेकिन फिर भी ये माना नहीं है। यहीं पे हम प्रोफेसर को देखते हैं जो यहाँ पे विल को बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम इसमें क्यों ले रहे हो। तो यहाँ विल बोलते हैं कि मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मुझे हिस्सा लेना ही होगा। ये बोलने के बाद विल यहाँ से जा रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी जो टीमें होती हैं वो यहाँ पे आ चुकी होती हैं और इनका मैच भी जो होता है स्टार्ट हो चुका होता है और इनके सामने बहुत सारे जो गोलम है वो आ चुके होते हैं। तभी माइक बोलता है कि जो विल की टीम है वो लगातार आगे बढ़ रही है, विल भी जो है आगे बढ़ रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है। तभी बच्चे बोलते कि वो तो क्लास में एक गोलम के आगे टिक नहीं पाया, ये तो गोलम का झुंड है। तभी टीना जो होती है मैजिक का इस्तेमाल करती है और विल जो होता है उस मैजिक को अपने हाथ के अंदर ले लेता है और एक घूसा मारता है और पूरे गोलम के झुंड को एक ही बार में खत्म कर देता है। माइक बोलता है कि विल ने सही में कमाल कर दिया, इसने तो यहाँ पे गोलम के पूरे झुंड को ही खत्म कर दिया। विल जो होता है लगातार आगे बढ़ रहा होता है, यहीं पे बहुत सारे ट्रैप आते हैं लेकिन विल को कोई ट्रैप भी जो है नहीं रोक पा रहा होता है और ये आगे बढ़ता जा रहा होता है। यहीं पे टीना मैजिक का इस्तेमाल करती है और बहुत सारे तलवारों को ले आती है। विल जो होता है तलवार को उठाता है और सारे जो ट्रैप है उनको जो है काटते हुए आगे बढ़ रहा होता है। माइक बोलता है कि ये तो सही में कमाल कर रहा है। प्रोफेसर बोलते कि जो विल है वो जो यहाँ डंजन में जाता है, इसलिए उसके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और डंजन के एक्सपीरियंस का यहाँ पे जो इस्तेमाल कर रहा है। तभी हम बाकी स्टूडेंट को देखते हैं जो यहाँ पे लगातार ट्रैप में फंस चुके होते हैं और बाकी स्टूडेंट बाहर निकल जाते हैं। यहीं पे हम जून की टीम को देखते हैं जहाँ पे जून कहते हैं कि मुझे जाना होगा और विल को जो है रोकना पड़ेगा, अब जो है मिलने का टाइम आ गया। यहीं पे विल एक और ट्रैप को खत्म कर देता है और यहाँ माइक बोलता है कि प्रोफेसर ये तो आपका ट्रैप था, इसने जो है इसे खत्म कर दिया, इस तरह अगर ये आगे बढ़ता है तो कोई भी इसे नहीं रोक सकता है। तभी जून जो है यहाँ पे आ जाता है और ये कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हारे पास आ गया, और ये जो होता आते ही विल के ऊपर जो हमला कर देता है अपने जो आइस मैजिक से। तभी जो यहाँ पे शिन होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जो होता है अपने फायर मैजिक से यहाँ पे जो है हमला करने के लिए तैयार होता है और ये हमला कर देता है जून के मैजिक पे। लेकिन हम देखते हैं कि जो विल होता है वो भी जो होता है इसमें काफी जख्मी हो जाता है। यहीं पे विल सोच रहा होता है क्या ये मुझे मारना चाहता था या फिर मैजिक को खत्म करना चाहता था। तभी यहाँ पे शिन कहते हैं कि मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ विल, और शिन जो होता है विल के ऊपर ही हमला कर देता है। यहाँ विल कहता है कि आखिरकार ये इस समय ऐसे कैसे कर सकता है। तभी यहाँ पे टीना रोकने जा रही होती है लेकिन यहाँ पे जो जून होता है वो टीना के आगे एक आइस की वॉल ला देता है और ये बोलता है कि तुम इसे जो डिस्टर्ब नहीं कर सकती हो, इन्हें जब फाइटिंग करने दो। विल को देखते हैं जिसको सभी लोग परेशान कर रहे होते हैं। यहीं पे सिन बोलता है कि इसको सभी लोग परेशान कर रहे थे, इसलिए मैं चाहता था कि इसका जो पेन है वो जो है कम हो जाए। तभी हम सिन को देखते हैं जो विल के पीछे पोस्टर लगा होता है वो उस पे फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है और उसको जो है जला देता है। लेकिन यहाँ पे जब सिन विल को रोकता है तो विल को लगता है कि ये इसको परेशान करने आया है, इसलिए यहाँ पे विल बोलते कि तुम मुझसे दूर हट जाओ। सिन बोलते कि वो बंदा कभी जो है मुझे नहीं देखता, बाकी सब चीजों को देखता है। फिर यहीं पे हम विल को देख पाते हैं जो सिन के अटैक से बच रहा होता है। यहाँ पे सिन बोलते कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, जल्दी करो मुझसे फाइटिंग करो। लेकिन विल बिल्कुल भी इससे फाइटिंग नहीं करता, वो लगातार इसके हमलों को डॉज कर रहा होता है। सिन बोलते कि तुम एनिमल की तरह इधर उधर क्यों भाग रहे हो, तुम जो जल्दी से मुझसे जो है फाइटिंग करो। तो विल बोलता है नहीं, मैं तुमसे फाइटिंग नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे डेमियन और जो बाकी बंदे हैं उनसे जो प्रॉमिस किया है, इसलिए मैं अभी तुमसे फाइटिंग नहीं कर सकता। फिर सिन बोलते कि अगर तुम मुझसे फाइटिंग नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जला दूंगा। यहीं पे
पे सही बंदे इनको जो देख रहे होते हैं। तभी माइक बोलते कि जो 6th ग्रुप था वो जो बहुत ज्यादा आगे चल रहा था, लेकिन एकदम से विल और सिन की यहाँ पे जो फाइटिंग हो गई, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा ही पीछे हो चुके हैं। तो टीचर आपका जो इसमें क्या कहना है? तो टीचर बोलते कि यहाँ पे मुझे नहीं पता कि क्या कारण है कि ये लोग फाइटिंग कर रहे हैं, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग इनको जो फाइटिंग नहीं करना चाहिए, इनको जीतने पे ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद हम विल के रूममेट को देखते हैं जो यहाँ कह रहा होता कि आखिरकार सिन को हुआ क्या है, वो कभी भी यहाँ पे टूर्नामेंट के अंदर फाइटिंग नहीं करता। मैं विल को लेके काफी चिंता कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये भी देखना कि आखिरकार आगे क्या होता है। तभी एरिस यहाँ पे आ जाती है, तो विल का रूममेट बोलते कि तुम तो एरिस हो ना? तो ये बोलती कि हाँ मैं एरिस हूँ और मैं यहाँ और मैं तुमसे सीनियर हूँ और मैं एक ऐसी सीनियर हूँ जो यहाँ पे सभी से जो है बातचीत कर लेती है। फिर एरिस रिक से बोलती कि वैसे मैं तुम्हारे साइड में बैठ सकती हूँ। तो रिक बोलते कि हाँ तुम मेरे साइड में बैठ सकती हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। जिसके बाद जो एरिस होती है वो आके बैठ जाती है और वो विल को चीयर करने लग जाती है। तभी रिक बोलते कि मैं सोचा भी नहीं था कि तुम विल को सपोर्ट करोगी, मुझे लगा कि तुम भीड़ में रहने वाली लड़की हो जो यहाँ पे ज्यादातर किसी से नहीं बोलती हो। जिसपे एरिस बोलती कि असल में मुझे जो किसी ने विल के बारे में बताया था और जब मैंने पहली बार विल के बारे में सुना था तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था ये, लेकिन अभी जो चीजें हैं वो जो है बिल्कुल बदल गई हैं। रिक बोलते हैं कि जो विल है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है और यहाँ पे जो सिन है वो भी जो है काफी स्ट्रॉन्ग है और जो टीना है वो दिखने में बहुत ज्यादा क्यूट है। फिर हम टीना को देखते हैं जो यहाँ पे जूली से बच के भाग रही होती है और यहाँ पे ये बोलती कि मुझे जल्दी करना पड़ेगा, उन दोनों को जो है रोकना पड़ेगा। तभी जूली जो होता है इसके ऊपर हमला करता है और ये बोलता है कि अगर तुम इसी तरह भागती रहोगी तो तुम यहाँ पे आर्ट प्रिंसेस का जो टाइटल है वो जो नहीं ले पाओगी। फिर टीना गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि अगर तुमने मुझे अगली बार इस नाम से बुलाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी यहाँ पे जून इसके ऊपर हमला करता है और ये जो है पीछे आ जाती है और टीना फिर जून के ट्रैप में फंस जाती है और एक जगह पे गायब हो जाती है। तभी पूरे स्क्रीन पे जून जो है यहाँ पे छाया होता है। फिर माइक बोलते कि यहाँ पे कितने सारे जून हो गए हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी हम देखते कि यहाँ पे जून एल्फ वाली जगह पे आ जाता है। तभी जो एल्फ होता है वो जून को देख के बोलते कि तुमने जैसा प्रॉमिस किया था वैसे तुम यहाँ पे आ गए। जून बोलते कि मैं तुम्हें कहा था कि मैंने वॉर को जो है डिक्लेयर कर दिया है और ये मैजिक मेरा सीक्रेट वेपन है। जिसके बाद एल्फ बोलता है कि ठीक है तुम मुझे रिटर्न गिफ्ट देने का यहाँ पे मौका दो और ये जो मैजिक करता है और यहाँ पे जून गायब हो जाता है। जून के गायब होने के बाद एक क्रिस्टल रह जाता है। तभी जो करीना होती है ये बोलती कि मैं सोचा भी नहीं था कि जो जून है वो इस तरह की हरकतें करेगा, अगर आप नहीं होते तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा मुसीबत हो जाती। एल्फ अपने मन में सोच रहा था कि जो जून है वही जो इस तरह की जो कंडीशन है वो जो खड़ी कर सकता है। फिर हम माइक को देखते हैं जो बोलते कि जो जून है वो हर जगह आ गया था, लेकिन एकदम से जो 12th स्क्वाड है उन्होंने जो है जून को भगा दिया है और वैसे भी हम लोग 12th स्क्वाड से इससे ज्यादा कम की उम्मीद कर भी नहीं सकते थे। फिर हम यहाँ पे दो लड़कियों को देखते हैं जिसमें से एल्फ जो होती है उसका नाम फेमेसिया होता है और यहाँ फेमेसिया बोलती कि तुमने देखा मेरे जो यहाँ पे रिश्तेदार हैं वो जो लिफिया बोलती कि हाँ वो काफी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अब जो घर चलना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे अब जो इस क्राउड को और ज्यादा सह नहीं सकती हूँ और हमें जो लेडी एलिना है उनको जो ये रिपोर्ट देनी होगी। यहीं पे हम बंदों को देख पाते हैं जो कह रहे होते कि जो 6th स्क्वाड थी वो बहुत ज्यादा पास थी, लेकिन एकदम से सिन ने जो ये हरकतें कर दी जिसके कारण यहाँ पे जो है ये लोग पीछे हो गए। लेकिन फिर भी मैं उसकी फीलिंग को समझ सकता हूँ। वो यहाँ पे चाहता है कि जो विल है वो ना जीते, लेकिन उसे इस तरह से नहीं करना चाहिए। मुझे पता है कि वो विल को स्कूल से बाहर निकालना चाहता है। फिर दूसरा बंदा बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यहाँ पे सिन चाहता है कि वो स्कूल से बाहर निकल जाए और जो विल है वो जो बिल्कुल भी आगे ना जा पाए। यहीं पे हम सिन और विल को देख पाते हैं। यहाँ पे जो सिन होता है वो एकदम से अपना मैजिक इस्तेमाल करता है और वो एक यहाँ पे जो अपना गार्डियन होता है उसे जो बुला देता है और ये बोलता है कि जल्दी जाओ और उसके ऊपर जो हमला करो। फिर हम देखते कि गार्डियन विल के ऊपर हमला करता है, लेकिन विल उसका पंख काट देता है। लेकिन गार्डियन जो होता है एकदम से अपने पंख को रीजनरेट कर लेता है और यहाँ पे हमला करने के लिए आ जाता है। विल कहता है कि मैं समझ गया, अगर मैं उसका कोड डिस्ट्रॉय कर दूं तभी मैं उसको रोक पाऊंगा। तभी माइक बोलते कि यहाँ पे जो सिन है उसने बहुत कमाल का मैजिक इस्तेमाल किया और साथ ही उसने अपना जो गार्डियन है उसे भी जो है समन कर लिया और साथ ही वो फायर मैजिक को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है। तभी हम दो बंदों को देखते हैं जो यहाँ पे इनके बारे में लिख रहे होते हैं और उस सिन को देख के कहते हैं कि अभी इसके दूध के दांत भी नहीं टूटे, लेकिन तब भी ये जो बहुत ज्यादा जो हायर मैजिक है वो जो कर पा रहा है। मुझे लगता है कि जो ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल है वो जो बिल्कुल भी बेकार नहीं गया। अब हम लोग अभी चल सकते हैं और यहाँ पे जो क्लिफ है उसे जो रिपोर्ट कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि इस बार की जो फसल है वो जो बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। यहीं पे विल बोलते कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम मुझसे फाइटिंग क्यों करना चाहते हो, मेरे पास कोई रीजन नहीं है तुमसे जो फाइटिंग करने का।
तभी सीन बोलते कि मैं तुमको इतना परेशान किया और तुमको जो बहुत ज्यादा बुली किया, लेकिन फिर भी तुम मुझसे फाइटिंग नहीं करना चाहते। क्या तुम्हारे अंदर कोई शर्म नाम की चीज नहीं है? क्या तुम्हें गिल्टी फील नहीं होता? तो विल बोलते कि मुझे बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है और मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे जून से जो है फाइटिंग करनी है। सीन बोलते कि तुमने फिर से वही किया, तुम यहाँ पे मेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देते। मैं यहाँ पे देखता हूँ, तुम सभी चीजों को देखते हो लेकिन तुम मुझे नहीं देखते हो। अगर अभी तुम मुझसे फाइटिंग नहीं करते तो मैं तुम्हें जला दूंगा। विल कहते कि मैंने कभी सीन से बात इसलिए नहीं करी क्योंकि मुझे नहीं लगा कि ये मुझसे बात करेगा, लेकिन ये सही में मुझसे जो है बात करना चाहता था। तो ये अगर चाहता है कि मैं इसकी आंखों में देखूं तो मैं देखूंगा। अब मैं तुम्हें यहाँ पे जो है चैलेंज करता हूँ सभी चीजों के लिए। फिर शिन बोलते कि फाइनली तुमने जो है मेरी आंखों में देख लिया, अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और ये अपने गार्डियन को यहाँ पे फिर से समन करता है और वो जो होता है सिन के पीछे लगा देता है, लेकिन सिन जो होता है इसके गार्डियन से बिल्कुल जो है बीच में से निकल जाता है और वो विल के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा होता है। अब ये दोनों एक दूसरे पे हमला करने वाले होते हैं, उससे पहले टीना जाती है और इन दोनों के बीच में दीवार खड़ी कर देती है। तभी यहाँ विल बोलता है कि वैसे जो जून है वो कहाँ पे गया? तो टीना बोलती है कि मैं उसे हराने वाली थी, लेकिन एकदम से उसने मेरे ऊपर मैजिक किया और एकदम से मुझे गायब कर दिया। सीन बोलते क्या तुम अपने आप को देख रही हो? तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नोबल नहीं लग रही हो, तुम बहुत ज्यादा अजीब लग रही हो। यहाँ पे टीना बोलती कि ये सब तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम ही ने जो है फाइटिंग स्टार्ट कर दी थी। जो विल था उसके पास कितना अच्छा मौका था कि वो यहाँ पे टावर पे जो है जा सकता था, लेकिन तुमने यहाँ पे सब कुछ जो है गड़बड़ कर दिया। तो विल आता है और इसको जो अपना जैकेट पहनाता है और ये बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया। विल शिन को बोलता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन अगली बार हम ठीक से फाइटिंग करेंगे और ये चला जाता है। तभी हम देखते कि जून यहाँ पे आ जाता है। माइक बोलता है कि अब कोई भी जून को जो है नहीं रोक सकता है क्योंकि ये लोग फाइनली आ चुके हैं यहाँ पे। अब ये लोग जो है ताज को लेने वाले हैं। तभी हम देखते कि सीन एकदम से जो है कूद के आ जाता है इनके पीछे और बोलता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ जून। सभी लोग विल को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब एल्फिरिया को देखते हैं जो यहाँ पे टूर्नामेंट को देख रही होती है और यहाँ पे सो रही होती है। तभी एक लेडी यहाँ पे आती है और ये बोलती है कि आप एक मैजिक बैंड्रिया है तो कम से कम आप उनकी तरह एक्ट तो कीजिए। आप हमेशा जो सोती रहती हैं और जो टूर्नामेंट है उससे जो है देखती रहती हैं। जिसपे अल्फिरिया बोलती कि ठीक है तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। जिसपे मेड कहती कि मैं चाहती हूँ कि आप जो रिपोर्ट है उसके ऊपर जो है नजर डालें। इस बार की जो फसलें हैं वो जो है बहुत अच्छी हुई हैं और ये जो रिकमेंड लिस्ट है हमारे जो बंदे हैं उनकी तरफ से। ये सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा अच्छे हैं और इनमें से एक स्टूडेंट जो आइस मैजिक है उसमें तो बहुत अच्छा है। जिसके बाद जो मेड होती है वो यहाँ लिस्ट को दे देती है। लिस्ट का पहला नाम जून का होता है और यहाँ पे मेड बोलती है कि ये बंदा आइस मैजिक का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है और इस बार जो मैजिक फेस्टिवल है उसके अंदर इसकी जो है बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपना इसे उत्तराधिकारी बना लीजिए क्योंकि ये बंदा आइस मैजिक में बहुत अच्छा है और मुझे उम्मीद है कि ये आपका बहुत अच्छा जो उत्तराधिकारी है वो जो है बन सकता है। फिर हम देखते हैं कि माइक बोल रहा होता है कि अभी जो क्राउन अटैक है वो जो है खत्म होने वाला था, लेकिन एकदम से विल के आने की वजह से यहाँ पे जून को एक नया चैलेंज मिल गया है। अब देखना ये है कि विल इन तीनों के खिलाफ जीत पाता है कि नहीं जीत पाता। तभी जो जून होता है ये बोलता है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम यहाँ पे आ गए क्योंकि मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था इस तरह से जीतना, क्योंकि अगर तुम मैच को इस तरह से हार जाते तो मुझे मजा कैसे आता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं सबके सामने तुम्हें जो हराऊं ताकि तुम्हें बहुत ज्यादा अपने ऊपर शर्म आए। तभी विल बोलते कि मेरा भी कोई प्लान नहीं है हारने का क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे सही बंदों से जो है माफी मंगवाने वाला हूँ। जिसपे जून बोलता है कि लगता है कि तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है और ये एकदम से हमला कर देता है और यहाँ पे चारों तरफ जो धुआं होता है वो जो होता है फैल जाता है और धुएं का फायदा उठा के जून लगातार विल के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन विल कैसे न कैसे करके उसके हमलों से बच जाता है और विल बोलता है कि अगर मैं उसके हमलों को देख नहीं पाऊंगा तो आखिरकार मैं उसके हमलों को रोकूंगा कैसे। फिर विल कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और ये आसमान में कूदता है और इसे समझ आ जाता है कि वो तीनों कहाँ पे है और ये बोलता है कि अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा और ये हमला करता है वहाँ पे। और विल को यहाँ पे जून जो है दिखाई देता है, लेकिन एकदम से साइड से एक और अटैक आ जाता है जो विल को लग जाता है। तब विल कहता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तभी जून बोलता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, हम तीनों तो अभी तक हिले भी नहीं और तुम यहाँ पे हम तक पहुंच भी नहीं पाए। तभी हम देखते कि जून के बहुत सारे क्लोन यहाँ पे आ चुके होते हैं, जिसके बाद जून अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे जो विल होता है उसे जो है पकड़ लेता है। तभी जो प्रोफेसर होते हैं कहते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये आइस मैजिक उन 12 मैजिक में से एक है जिसे यहाँ पे एल्फिरिया ने बनाया था और कोई भी इस मैजिक को इतनी जल्दी नहीं सीख सकता है। अब ये देख के जून का जो दोस्त होता है वो भी चौंक जाता है और ये कहता है कि ये मैजिक तो एल्फिरिया के बनाए हुए मैजिक में से एक है। विल बोलता है कि आखिरकार तुम इस मैजिक को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, जिसपे जून बोलता
बोलता है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ बाकी बंदों से, और मैंने एल्फीरिया के जो सारे स्पेल है उन सभी को जो है सीख लिया है और ये तो उनमें से सिर्फ एक ही है। अब तुम समझ गए होगे कि मैं यहाँ पे एल्फीरिया की जो जगह है वो जो है ले सकता हूँ। अब ये सुनते ही विल को बहुत गुस्सा आता है और ये जून को मारने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पे जून अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है और ये कहता है कि मैं अपने क्लोन को जैसे चाहूँ वैसे मूव कर सकता हूँ और साथ में मेरे जो अटैक है उनको भी। जून के दोस्त बोलते कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुम यहाँ पे हार मान लो, और जिसके बाद हम जून को देखते हैं जो विल को पिंजरे में कैद कर देता है। विल सोचता है कि इसने अपने क्लोन को एक साथ करके यहाँ पे जो है केज बना दिया है। यही जून बोलता है कि तुम एक जंगली जानवर से ज्यादा कुछ भी नहीं हो और तुम्हें मैंने अब जो पिंजरे में डाल दिया है। फिर जून जो है विल के ऊपर आइस मैजिक से हमला करता है और उसे जो है दबा देता है, जिसके बाद ये कहता है कि तुम सभी ने देख लिया कि मैं एल्फीरिया की जो जगह है वो जो है ले सकता हूँ। तभी एलिस सोच रही होती कि जून ने जानबूझ के यहाँ पे विल से जो है पंगा लिया ताकि वो यहाँ पे दिखाए कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है विल का इस्तेमाल करके। विल का दोस्त बोलता है लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे विल जो है बर्फ तोड़ के बाहर आ जाता है। जून को बोलते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे वक्त दे दिया यहाँ पे मेरा जो दिमाग है उसे जो है ठंडा करने का, क्योंकि जब बात एल्फी पे आती है तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। ये मेरी बुरी आदत है लेकिन तुम्हारी वजह से अब मेरा दिमाग ठंडा हो गया है। तभी जून गुस्सा हो जाता है और ये यहाँ पे आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन विल जो होता है आइस मैजिक से बच जाता है और वो जून के दोस्तों के पीछे आता है और उनको खत्म कर देता है। विल कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपने क्लोन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे अपने दोस्तों का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि अकेले तुम यहाँ पे अपने क्लोन को कंट्रोल नहीं कर सकते और साथ ही उनके अटैक को। तभी जो जून होता है वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। और दूसरी तरफ हम एल्फीरिया को देखते हैं जहाँ पे जो मेड होती है वो कह रही होती है कि आप बताइए कि मुझे आप इसे जो अपना जो उत्तराधिकारी है वो बनाने वाली है कि नहीं है। तो एल्फीरिया बोलते कि नहीं, मैं इसे नहीं बनाने वाली, क्योंकि मुझे मेरी साइड में कोई मैजिशियन नहीं चाहिए, मुझे मेरी साइड में एक स्वॉर्डमैन चाहिए। विल बोलते कि तुम एल्फीरिया के मैजिक को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पे जून कहता है ठीक है लेकिन मैं तुम्हें सबक तो सिखा सकता हूँ ना, और ये अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है। लेकिन यहाँ पे जो विल होता है वो जो होता है इसके आइस मैजिक को यहाँ पे काट देता है और आगे बढ़ रहा होता है। तभी जून बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये जो होता है अपने स्पेल को यहाँ पे जो बढ़ाना शुरू कर देता है, लेकिन विल इसके स्पेल से जो है यहाँ पे बच रहा होता है। फिर जून बोलता है कि भले ही तुम मेरे जो स्पेल है उनको जो है कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं कि आखिरकार असली वाला कौन है, क्योंकि मैंने अपने जो क्लोन है उनको जो अपनी तरह ही सुंदर बनाया हुआ है। लेकिन तभी हम देखते कि विल सीधा जो इसके पास आ जाता है और इसके आइस मैजिक को काट देता है। तभी जून बोलते कि आखिरकार तुम्हें पता कैसे चला कि मैं असली हूँ। विल बोलते कि जो बंदा क्लोन बना रहा है और जो उसके क्लोन है उनका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा अलग है। जैसे कि तुम्हारा टेम्परेचर ज्यादा होगा लेकिन तुम्हारे जो क्लोन है उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा ही कम होगा, और टेम्परेचर कम होने के कारण यहाँ पे तुम्हारे क्लोन के आसपास में बहुत सारे जो आइस है वो जो है दिखाई देंगे। यहीं पे जून के जो क्लोन होते हैं वो टूट जाते हैं। तभी जून बोलता है कि आखिरकार तुम्हें एल्फीरिया के स्पेल के बारे में इतना कुछ कैसे पता है। तो विल बोलता है क्योंकि वो मेरी बचपन की फ्रेंड है और हम दोनों एक साथ ही ऑर्फनेज में जो है बड़े हुए हैं और मुझे उसके सारे मैजिक के बारे में पता है। मुझे पता है कि कौन सा मैजिक कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है, और अभी जो है तुम जिस मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हो वो मैजिक एल्फीरिया ने 2 साल की उम्र में बनाया था और इसी वजह से मैं और एल्फीरिया यहाँ पे जो है आए थे। अब जून इसको सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये अपने स्पेल को यहाँ पे जो है 4 बार कर देता है। विल बोलता है कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि एल्फीरिया ने पहले ही मुझे यहाँ पे 10 जो क्लोन है वो बना के परेशान किया हुआ है। जिसके बाद जून जो होता है सीधा हमला करता है, लेकिन यहाँ पे जो विल होता है उसके हमलों को काटते हुए आगे जो है बढ़ रहा होता है और वो सीधा आके विल के जो सारे हमले होते हैं उनको जो है काट देता है और वो विल के पास यहाँ पे जो है पहुंचने वाला होता है। और हम देखते हैं कि वो विल के पास पहुंच जाता है और जून को एक घुसा मारता है और जून को बेहोश कर देता है। तभी माइक बोलते कि कमाल हो गया, यहाँ पे जो विल है उसने जून को हरा दिया। तभी जो एल्फ की टीम होती है वो आ जाती है और वो यहाँ पे ताज को उठा लेती है और ये बोलती कि देखो ये गेम है और गेम के अंदर यहाँ पे जो है जीतना हारना चलता रहता है, और जब तुम लोग बिजी थे तब हम लोगों ने इसका जो है फायदा उठाया। माइक बोलते कि हमें आज इस गेम के अंदर बहुत सारे ट्विस्ट देखने को मिले। यहीं पे मेड कहते कि आज का जो इवेंट है वो खत्म हो गया। तभी एल्फीरिया बोलती क्या कोई ऐसा मैजिक है जिससे हम पास्ट को चेंज कर सकते हैं, जिसपे मेड कहती कि ऐसा कोई मैजिक नहीं है। तो एल्फीरिया बोलती क्या कोई ऐसा मैजिक है जिससे हम पास्ट की जो मेमोरी है उसे जो है चेंज कर सकते हैं। मेड कहती कि हाँ ऐसा मैजिक है लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं।
तभी यहाँ पे एल्फ्रिया रो रही होती है और कहती कि जून, तुम जो है ये क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। उस समय मैं अपने क्लोन बना के तुम्हें परेशान नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ तुम्हारा खेल रही थी। अब पूरे स्टूडेंट को मेरी जो डार्क साइड है वो जो है पता चल गई होगी। अब तक हम देखते हैं कि यहाँ पे जून होता है, वो जो होता है बर्तन धो रहा होता है, वो भी ड्राफ्ट के होटल में, क्योंकि ये मैच को हार चुका है और ये जो होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। तभी हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे विल ड्राफ्टमैन के साथ जो है पार्टी एंजॉय कर रहा होता है और साथ में जो रॉक्स होता है वो भी जो होता है आया होता है और उसके जो बाकी दोस्त होते हैं वो भी आए होते हैं और यहाँ तक कि जो इनके टीचर होते हैं वो भी यहाँ पे आ चुके होते हैं। तभी जो टीना होती है वो टीचर को बोलती कि आप ज्यादा ड्रिंक मत कीजिएगा टीचर। यहाँ पे टीचर तो फुल एंजॉय कर रहे होते हैं ड्राफ्टमैन के साथ। टीचर ड्राफ्टमैन को बोलते कि हमें हर बार ऐसी जो पार्टी है वो जो है कर लेनी चाहिए। दूसरी तरफ हम विल को देखते हैं, ये कह रहा होता है कि आखिरकार ये सब कैसे हो गया। तभी जो लेडी होती है बोलती कि आखिरकार तुम कितना टाइम लेने वाले हो इन बर्तन को धोने के लिए। यहीं पे विल कह रहा होता है कि मैं टॉप स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे मैं उस नॉन टैलेंट बंदे से हार गया और ये सब मुझे क्या करना पड़ रहा है। तभी लेडी बोलती कि देखो अपना मुंह से ज्यादा अपने जो हाथ हैं उनको चलाओ ताकि यहाँ पे तुम जल्दी से बर्तन धो पाओ। यहीं पे जून बोलते कि मैं तुमको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा विल। फिर जो विल होता है वो यहाँ पे स्कूल में जा रहा होता है और साथ में टीना भी होती है। तभी टीना प्रोफेसर की बात को याद करती है। प्रोफेसर ने कहा था कि विल यहाँ पे जो मैजिक टूर्नामेंट है उसके अंदर बहुत ज्यादा फेमस हो गया है, इसलिए तुम्हें उसका जो है ध्यान रखना होगा। टीना कहती है कि आखिरकार ध्यान रखने से प्रोफेसर का क्या मतलब था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि विल क्या तुम हमारे साथ जो डंजन है उसमें चलने वाले हो। तो पीछे से कुछ और स्टूडेंट आते हैं और ये बोलते हैं कि आखिरकार तुम बीच में क्यों आ रहे हो, विल जो है हमारे साथ पार्टी बनाएगा, तुम जो है दूर हो जाओ यहाँ से। यहीं पे जो मैजिक वेंट्रिया होते हैं वो इन सभी को जो है देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे टीना को प्रोफेसर की बात याद आती है कि प्रोफेसर ने कहा था कि तुम्हें विल का जो है ध्यान रखना है और टीना कहती कि अब मैं प्रोफेसर की बात को समझ गई। यहाँ पे सही बंदे जो है विल से अब बात करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे विल जो मैजिक फेस्टिवल है उसमें जो है छा चुका है। तभी जो टीना है वो विल के आगे आ जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई यहाँ पे जो है विल को अपने साथ ले जाने की, पूछने की। पहले तो तुम विल का जो चेहरा है वो भी देखना नहीं चाहते थे, लेकिन यहाँ पे जब से इसने मैजिक फेस्टिवल के अंदर अच्छा प्रदर्शन किया है, जब से तुम लोग इसके पीछे पागल हो चुके हो, है ना, तुम लोगों को पता नहीं कि विल को कितनी परेशानी हो रही है। तभी हम विल को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि विल यहाँ पे बहुत सारे जो दोस्त है वो बना चुका है, लेकिन यहाँ विल को ये पता नहीं कि ये दोस्त सिर्फ मतलब के हैं। तभी एक लड़की टीना को जो है रोक देती है और ये बोलती कि तुम तो हमेशा विल के साथ चिपकी रहती हो, लेकिन यहाँ पे अब जो विल है वो जो हमारे साथ जाएगा डंजन के अंदर। तभी टीना कहती कि नहीं, विल तुम्हारे साथ नहीं जाएगा क्योंकि हमने और विल ने यहाँ पे जो है पहले ही प्लान कर शॉपिंग जाने का कल। फिर नेक्स्ट सीन में जो टीना होती है वो यहाँ पे लेटी होती है और ये सोच रही होती है कल विल के साथ मैं जो है डेट पे जाने वाली हूँ और ये बहुत ज्यादा ही शर्मा रही होती है। और तभी टीना की दोस्त यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती क्या कल तुम विल के साथ डेट पे जाने वाली हो। तो टीना बोलती कि नहीं, मैं विल के यहाँ डेट पे नहीं जा रही, मैं कल उसके साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ। तो इसकी दोस्त बोलती है लेकिन अफवाह तो यही है कि कल तुम उसके साथ डेट पे जा रही हो और मैं चाहती हूँ कि कल तुम एक अच्छी ड्रेस पहन के जाओ ताकि ये जो अफवाह है ये जो सच हो जाए। तभी जो टीना होती है वो शर्माने लग जाती है और ये बोलती कि मैं पूरी ट्राई करूंगी कि कल की जो शॉपिंग है वो जो है डेट बन जाए। नेक्स्ट सीन में हम विल को देखते हैं जो अपना काम कर रहा होता है। तभी जो उसका दोस्त होता है ये बोलता है कि विल कल क्या तुम डंजन में जाने वाले हो। तो विल बोलता है कि नहीं, कल मैं डंजन में नहीं जाने वाला, कल मैं टीना के साथ शॉपिंग पे जाने वाला हूँ। तभी इसका दोस्त जो होता है यहाँ पे पूरी तरह से जल जाता है, लेकिन विल इस पे जो ध्यान नहीं देता और अपना काम कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो विल होता है वो यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे टीना खड़ी होती है। विल बोलते कि आज तुम बहुत ज्यादा अलग लग रही हो और साथ में क्यूट भी लग रही हो और तुम्हारी जो ड्रेस है वो काफी अच्छी लग रही है। टीना को अपनी तारीफ सुन के काफी अच्छा लगता है और टीना की जो हार्ट बीट होती है वो जो होती है यहाँ पे तेज धड़कने लग जाती है। तभी यहाँ पे जो रॉक्स होता है वो आ जाता है। टीना बोलती कि आखिरकार ये कौन है। तो रॉक्स बोलते कि मुझे माफ करना, मैंने अपने बारे में अभी बताया नहीं, मेरा नाम रॉक्स है और मैं यहाँ पे विल का जो हूँ रूम पार्टनर हूँ। विल बोलते कि मुझे माफ कर देना। जो रॉक्स है वो जो है यहाँ पे जिद करने लगा कि वो भी हमारे साथ शॉपिंग पे चलना चाहता है, इसलिए मैं इसे यहाँ पे ले आया हूँ। यहीं पे टीना का जो पूरा प्लान होता है वो जो होता है बेकार हो जाता है। यहीं पे रॉक्स जो होता है विल का हाथ पकड़ के जा रहा होता है। तभी टीना कहती क्या सही में ये दोनों दोस्ती हैं, क्योंकि मुझे तो ये दोनों दोस्त नहीं लग रहे। यहाँ पे जो विल होता है ये रॉक्स को कहता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। रॉक्स बोलते हैं कुछ भी नहीं, चलो यहाँ से। और यहीं पे जो रॉक्स होता है वो टीना को जीप चढ़ाता है और जिसके बाद ये लोग खाना खाने के लिए आते हैं और हम देखते कि यहाँ पे जो रॉक्स होता है वो विल का जो मुंह होता है वो साफ कर रहा होता है। अब ये सब देख के जो टीना होती है वो तो बेचारी यहाँ पे पागल हो जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग लाइब्रेरी के अंदर आते हैं। टीना विल के पास आ जाती है, लेकिन यहाँ पे रॉक्स जो है बीच में आ जाता है और ये विल को बोलते कि मैं कब से तुम्हें जो ढूंढ रहा था,
जिसके बाद हम देखते हैं कि टीना और विल होता है वो साथ में बैठे होते हैं, वो भी अकेले, लेकिन ये थोड़ा दूर दूर बैठे होते हैं। यहीं पे जो टीना होती है बोलती है कि आखिरकार ये रॉक्स है कौन, ये सही में तुम्हारा दोस्त है कि कुछ और। विल बोलता है कि तुम यहाँ पे गुस्सा मत हो, जो रॉक्स है वो मेरा रूममेट है और वो मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद करता है, इसलिए वो ऐसे हरकतें करता है। अब ये लोग कुछ और बात करे इससे पहले यहाँ पे जो रॉक्स है वो आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैं तुम दोनों के लिए यहाँ पे जो ड्रिंक लेकर आया हूँ। और जिसके बाद इन दोनों के बीच में बैठ जाता है और यहाँ पे रॉक्स विल को बोलता है कि वैसे तुम्हें अपनी जो तलवार है उसको जो है ठीक करवाने जाना था, है ना। तो जो विल होता है ये बोलता है कि तुम ठीक कह रहे हो और यहाँ से चला जाता है। और विल के जाने के बाद जो रॉक्स होता है वो टीना को बोलता है कि तुम विल से जो है दूर रहो, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा प्यार मैं ही करता हूँ और तुम यहाँ पे उसके आसपास ही मत जाओ। तुम्हें पता नहीं कि मैं और विल 4 साल से यहाँ पे जो है साथ में है और हम दोनों ने एक साथ जो बात है वो भी जो ले रखा है। सुन के जो टीना होती है वो पागल हो जाती है और यहीं पे विल चलाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विल जा रहा होता है, तभी एक लड़की पीछे से आती है और ये बोलती कि हम लोग टॉप स्टूडेंट के ग्रुप में से आते हैं। विल बोलते कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तो ये बोलती कि मैं तुमसे थोड़ा बात करना चाहती हूँ, क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो एलिना होती है वो जो होती है विल को ले आती है। विल को देख के यहाँ पे जो जून होता है और जो जूलियट होता है वो दोनों ही यहाँ पे शौक में आ जाते हैं और ये बोलते कि आखिरकार तुम इसे यहाँ पे क्यों ले आई हो। जिस पे एलेना बोलती कि मैं चाहती हूँ कि हम लोग इसे जो अपनी टीम में लें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काबिल बंदा है। तभी जो एल्फ होता है ये बोलता है कि आखिरकार ये कैसे काम आ सकता है, मुझे तो नहीं लगता कि ये काम आने वाला है। तभी एलेना बोलती कि विल क्या तुम हमारे साथ डेंजर में चलोगे, तो यहाँ विल बोलता है कि ठीक है। जिसके एलेना कहती है ठीक है, अगर विल तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ, मैं यहाँ पे अपना जो कॉइन है वो विल को देती हूँ। तभी यहाँ पे जो जून होता है ये बोलता है कि अगर तुम विल को अपनी टीम में लेना चाहती हो तो ले लो, लेकिन यहाँ पे तुम पछताओगी। जो यहाँ पे एलेना होती है ये बोलती कि देखो मैं अभी का नहीं देख रही, मैं यहाँ फ्यूचर का देख रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे हमारी टीम के अलावा कोई और टीम यहाँ पे जो है ऊपर जाए। यहीं पे जो एलेना होती है वो जो होती है अपना कॉइन विल को दे देती है और तभी जो एल्फ होता है ये बोलता है कि मैं भी नहीं चाहता कि हमारी टीम किसी और टीम से हारे, और ये भी अपना कॉइन दे देता है। तो फिर जून के पास कोई और रास्ता नहीं होता और वो भी अपना कॉइन दे देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टीचर होते हैं ये बोलते हैं कि हम लोग नेक्स्ट डे यहाँ पे जो डंजन है उसमें जाने वाले हैं और यहाँ पे तुम्हें सबसे अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि डंजन के अंदर 10,000 जो कॉइन है वो जो है मिलने वाले हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पे जो है पूरी मेहनत करो, लेकिन ध्यान रखना कि इस बार जो डंजन है वो काफी खतरनाक है, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे उस फ्लोर में जाने वाले हो जिस फ्लोर में तुम आज से पहले कभी नहीं गए हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सभी स्टूडेंट यहाँ पे जो है आ जाते हैं और टीचर बोलते कि तुम लोग अपना ध्यान रखना, क्योंकि लास्ट टाइम जो 4 स्टूडेंट है वो जो है मारे गए थे और तुम सभी जो अपना मैप है उसे जो अपने पास रखना, तुम्हें जो है पता चल जाएगा कि तुम्हें कब और कहाँ रुकना है। चलो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि विल के दोस्त विल के पास आते हैं। विल बोलते हैं कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो एलेना की पार्टी है उसे जो है ज्वाइन कर लिया है। फिर हम देखते हैं कि विल डंजन के अंदर जो है आ जाता है और यहाँ पे डंजन के अंदर जो विल होता है वो जो होता है मॉन्स्टर से फाइटिंग करना स्टार्ट कर देता है और यहीं पे जो टीना होती है वो भी जो होती है मॉन्स्टर से फाइटिंग कर रही होती है। तभी 2 मॉन्स्टर सामने आते हैं और ये बोलते हैं कि अगर हमारे पास कोई आया तो हम उसे मार डालेंगे। यहीं पे उन मॉन्स्टर ने यहाँ पे एक स्टूडेंट को जो है गले से पकड़ रखा है और ये लोग जो उसे मार भी देते हैं। अब दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। अगर थोड़ी बहुत आवाज आई होंगी तो उसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि आपको पता है कि वीडियो बाहर खड़े होकर बनाता हूँ मैं, और नीचे कमेंट भी कर देना। चलिए ठीक है, मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।